हाँ बच्चों देखो, अभी तक हमने न्यूटन्स लॉ का बाकी सारा पार्ट तो पढ़ लिया था। अब न्यूटन्स लॉ का सबसे लास्ट लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, स्यूडो फोर्स। ध्यान रखना कि इसको 11-12 के छोटे बच्चों की लैंग्वेज में तो इसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। बाकी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसको इनर्शियल फोर्स ये बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्यूडो फोर्स को स्टडी करते हैं। तो ध्यान रखना कि स्यूडो फोर्स एक ऐसी चीज है जो हम सभी ने फील की हुई है। ये ध्यान रखना कि स्यूडो फोर्स ऐसी चीज है जो हम सभी ने फील की है। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो, इस स्यूडो फोर्स को मैथमेटिकली तो हम स्टडी कर ही लेंगे इस पेज पे, है ना? तो स्यूडो फोर्स को मैथमेटिकली तो स्टडी कर ही लेंगे, लेकिन पहले स्यूडो फोर्स को थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं। नहीं, उसके लिए हम कुछ बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जो हम सभी ने फील किए होंगे। नहीं, तो स्यूडो फोर्स को समझने के लिए पहले कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ले देखते हैं। बिल्कुल अपनी फीलिंग से आंसर बताना, ठीक है? देखो, जैसे मैं पहला केस दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई गाड़ी है और उसके अंदर हम खड़े हुए हैं। अब मान लेते हैं कि ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया है ना? मान लेते हैं कि ड्राइवर ने अचानक में एक्सेलरेटर दबाया है, मतलब ये गाड़ी अचानक में आगे की ओर एक्सेलरेट होने लग गई है। ठीक है, तो तुम सभी ने प्रैक्टिकली फील किया होगा कि ड्राइवर अचानक में एक्सेलरेटर दबाए या गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट होने लगे, तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, मतलब हमको पीछे की ओर एक फ़ोर्स जैसा फ़ील होता है ना? तो तुम सभी ने देखा होगा कि ड्राइवर अचानक में एक्सेलरेटर दबाए या गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट होने लगे, तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, मतलब हमको पीछे की ओर एक फ़ोर्स जैसा फ़ील होता है ना? ये देख लिया। चलो, अब दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि गाड़ी काफ़ी सारी स्पीड से मूव कर रही है ना? इस बार भी मान लेते हैं कि गाड़ी के अंदर हम खड़े हुए हैं और गाड़ी काफ़ी सारी स्पीड से मूव कर रही है। और अब मान लेते हैं कि ड्राइवर ने अचानक में ब्रेक लगाया, है ना? मान लेते हैं कि अब ड्राइवर ने अचानक में ब्रेक लगाया, मतलब रिटार्डेशन लगाया, और रिटार्डेशन लगाया मतलब वेलोसिटी के अपोज़िट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाया, ठीक है? तो ये भी तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि अगर ड्राइवर अचानक में ब्रेक लगा दे, मतलब ऐसा अपोज़िट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन क्रिएट करे, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये तो प्रैक्टिकली फ़ील किया होगा। ठीक है ना? कि गाड़ी अगर रिटार्ड होने लगे या ड्राइवर अचानक में ब्रेक लगाए, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, मतलब हमको आगे की ओर एक फ़ोर्स जैसा फ़ील होता है और उसके कारण कई बार अपनी नाक आगे वाली सीट से टकरा जाती है, ठीक है? ये 2 प्रैक्टिकल केस देखे। चलो, इसमें 2 और प्रैक्टिकल केस देखते हैं। ये भी तुम सभी ने फ़ील किया होगा। तो चलो, इस बार मान लेते हैं कोई लिफ्ट है। तो चलो, लिफ्ट में अगर तुम नहीं बैठे हो तो इस बार मान लेते हैं कि मेरी गो राउंड है या रंग झूला है जो मेले में होता है, ठीक है ना? मेले में ऐसा मेरी गो राउंड होता है जो ऐसे ऊपर की ओर मूव करता है, ठीक है? चलो मान लेते हैं कोई लिफ्ट है या कोई रंग झूला है, मतलब मेरी गो राउंड है। और उसके अंदर हम बैठे हुए हैं। अब चलो मान लेते हैं कि अभी ये झूला ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है ना? मान लेते हैं कि अभी झूला ऊपर की ओर मूव कर रहा है, मतलब ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है। तो तुम सभी ने, है ना? तुम सभी ने मेरी गो राउंड में प्रैक्टिकली फ़ील किया होगा कि झूला ऊपर की ओर एक्सेलरेट होने लगे तो हमको नीचे की ओर एक फ़ोर्स जैसा फ़ील होता है ना? सभी ने देखा होगा कि झूला ऊपर की ओर मूव कर रहा हो या झूला ऊपर की ओर एक्सेलरेट करे, तो हमको नीचे की ओर एक फ़ोर्स जैसा फ़ील होता है और उसके कारण हम सीट को ज़्यादा फ़ोर्स से प्रेस करते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो, अब चौथा केस लेते हैं और ये केस तो शायद सभी ने फ़ील किया होगा, ठीक है? तो चलो अब मान लेते हैं कि झूला नीचे की ओर आ रहा है ना? तो अब मान लेते हैं झूला नीचे की ओर आ रहा है, मतलब नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है और तुम सभी ने फ़ील किया होगा कि जब झूला नीचे की ओर आ रहा हो या नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा हो, तो हमको एक ऊपर की ओर फ़ोर्स जैसा फ़ील होता है ना? सभी ने देखा होगा कि जब झूला नीचे की ओर आ रहा हो या नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा हो, तो हमको ऊपर की ओर एक फ़ोर्स जैसा फ़ील होता है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम झूले से अलग होने वाले हैं। तो उसके कारण कुछ पेट में गुदगुदी होती है और उसके कारण लोग बहुत तेज़ी से चिल्लाते भी हैं, कई लोग मज़े में, ठीक है? तो ये भी केस तुमने देखा होगा।
मान लेते हैं झूला नीचे की ओर आ रहा है मतलब नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है। तो सभी ने देखा होगा कि जब झूला नीचे की ओर एक्सेलरेट होता है तो हमको ऊपर की ओर एक फोर्स जैसा फील होता है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम झूले से अलग होने वाले हैं। ठीक है? तो ये सारे प्रैक्टिकल केस तुमने फील किए होंगे, ठीक? बस अब इन चारों केसेस को मैं कंबाइन करके बोल देता हूँ, है ना? इन चारों प्रैक्टिकल केस को मैं कंबाइन करके बोल देता हूँ। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं सॉरी, ये हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कोई भी गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो और उस गाड़ी के अंदर हम बैठे हों तो हमको पीछे की ओर एक फोर्स जैसा फील होता है। तो ये बोल सकते हैं कि कोई भी गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखने पर हमको पीछे की ओर एक फोर्स जैसा फील होता है। ऐसे ही कभी भी गाड़ी पीछे की ओर एक्सेलरेट हो और गाड़ी के अंदर से देखें तो हमको आगे की ओर एक फोर्स जैसा फील होता है। ऐसे ही कभी भी झूला ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो तो झूले के अंदर से देखने पर हमको नीचे की ओर एक फोर्स जैसा फील होता है। और कभी भी झूला नीचे की ओर एक्सेलरेट हो तो झूले के अंदर से देखने पर हमको ऊपर की ओर एक फोर्स जैसा फील होता है। और यही फील होने वाला जो फोर्स है उसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं, है ना? तो यही जो फील होने वाला फोर्स है उसी को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो चलो थोड़ी देर के लिए फर्स्ट एग्जांपल पे वापस आ रहा हूँ, है ना? तो बिल्कुल प्रैक्टिकली, ये हम बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि कभी भी कोई गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो और उस गाड़ी के अंदर से देखें तो हमको एक फोर्स पीछे की ओर एक फोर्स जैसा फील होता है। चलिए बीच में डिस्टर्बेंस था, तो ध्यान रखना कि हम केवल पहले केस पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो हमको प्रैक्टिकली पता है कि कभी भी कोई गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो और उस गाड़ी के अंदर से बैठ कर देखें तो हमको पीछे की ओर एक फोर्स जैसा फील होता है, इसी को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ma के बराबर होती है। मतलब गाड़ी का एक्सेलरेशन a हो और उसके अंदर m मास का कोई आदमी हो तो उसको ma के बराबर एक फोर्स पीछे की ओर फील होगा जिसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। अब ये स्यूडो फोर्स की वैल्यू ma कहाँ से आई, उसको हम राइट टाइम पे यहाँ देखेंगे भी सही, डिटेल में इसको डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना, है ना? थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना कि कभी भी कोई गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो और उस गाड़ी के अंदर से देखें तो हमको ma के बराबर एक फोर्स पीछे की ओर फील होगा और इसी फील होने वाले फोर्स को स्यूडो फोर्स बोलते हैं, है ना? बस अब हम चारों केसेस के लिए देख सकते हैं, ठीक है? चलो पहले फर्स्ट केस के लिए देखते हैं। ठीक, तो अभी हमने देख लिया कि कभी भी कोई गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो और उस गाड़ी के अंदर से बैठ करके देखें तो हमको ma के बराबर एक फोर्स पीछे की ओर फील होगा और इसी फील होने वाले फोर्स को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, बताओ अगर कभी भी कोई गाड़ी पीछे की ओर एक्सेलरेट हो और अगर उस गाड़ी के अंदर से देखें तो हमको ma के बराबर एक फोर्स आगे की ओर फील होगा, इसको भी स्यूडो फोर्स बोलेंगे, ठीक है? इस केस में देखते हैं तो हम क्लियरली है ना, यहाँ भी बोल सकते हैं कि कोई भी झूला ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो तो हमको ma के बराबर एक फोर्स नीचे की ओर फील होगा, इसको भी स्यूडो फोर्स बोलेंगे। और ऐसे ही इस बार भी देख सकते हैं कि कभी भी कोई झूला नीचे की ओर एक्सेलरेट हो और झूले के अंदर से बैठ कर देखें तो हमको ma के बराबर एक फोर्स ऊपर की ओर फील होगा, इसको भी स्यूडो फोर्स बोल सकते हैं। बस अब मैं चारों रिजल्ट को कंबाइन करके बोल रहा हूँ, तो हम बोल सकते हैं कि कभी भी कोई गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो और गाड़ी के अंदर से देखें तो हमको ma के बराबर एक फोर्स पीछे की ओर फील होता है। ऐसे ही कभी भी ड्राइवर ब्रेक लगाए मतलब गाड़ी पीछे की ओर एक्सेलरेट हो और गाड़ी के अंदर से देखें तो हमको ma के बराबर एक फोर्स आगे की ओर फील होता है। वैसे ही अगर झूला ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं और झूले के अंदर से देखें तो ma के बराबर फोर्स हमको नीचे की ओर फील होता है। और कभी भी कोई झूला नीचे की ओर एक्सेलरेट हो और इसके अंदर से देखें तो हमको ma के बराबर एक फोर्स ऊपर की ओर फील होता है। और इसी फील होने वाले फोर्स को, ठीक है, इसी फील होने वाले फोर्स को हम स्यूडो फोर्स या इनर्शियल फोर्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमने देख लिया, ठीक है? अब देखो इस स्यूडो फोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखना। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कभी कोई गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो और गाड़ी के अंदर से देखें तो हमको ma के बराबर एक फोर्स पीछे की ओर फील होगा जिसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। अब देखो तुम अच्छे ध्यान रखना कि स्यूडो फोर्स को फील करने के लिए हमको गाड़ी के अंदर से देखना पड़ेगा, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। ये तो ध्यान रखना तुम, ये तुम अच्छे ध्यान रखना
कि अगर हम गाड़ी के अंदर से देखें या गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें, तभी हमको स्यूडो फोर्स फील होता है। ठीक है? तो ध्यान रखना तुम्हें। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर गाड़ी के अंदर से देखें या गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें, तो गाड़ी का एक्सेलरेशन तो नहीं दिखेगा। है ना? तुम बताओ कि अगर गाड़ी के अंदर से देखें या गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें, तो गाड़ी का एक्सेलरेशन तो नहीं दिखेगा। तुम बताओ कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना होगा? बिल्कुल 0। तो ये ध्यान रखना तुम। ठीक है? ध्यान रखना कि अगर हम गाड़ी के अंदर से देखें या गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें, तो गाड़ी का एक्सेलरेशन तो नहीं दिखेगा, लेकिन बदले में स्यूडो फोर्स फील होगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम गाड़ी के बाहर से देखें हो तो ग्राउंड से देखें, ये ध्यान रखना कि अगर हम गाड़ी के बाहर से देखें मतलब ग्राउंड से देखें, तो ध्यान रखना कि ग्राउंड से देखें तो फिर गाड़ी का एक्सेलरेशन तो दिखेगा लेकिन स्यूडो फोर्स फील नहीं होगा। तुम बताओ कि कभी भी गाड़ी के बाहर हो तो क्या तुम आगे-पीछे झुकते हो क्या? नहीं झुकते ना? तो ये ध्यान रखना कि स्यूडो फोर्स को फ़ील करने के लिए गाड़ी के अंदर से देखना होगा, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखना होगा। अगर बाहर से या ग्राउंड से तुम देखो, तो तुमको स्यूडो फोर्स नाम की कोई चीज़ फ़ील नहीं होगी। तो बस हम कन्फर्म बोल सकते हैं, है ना? तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि अगर गाड़ी के अंदर से देखें, तो गाड़ी का एक्सेलरेशन तो नहीं दिखेगा, लेकिन बदले में स्यूडो फोर्स फ़ील होगा। और अगर हम बाहर से देखें तो ग्राउंड से देखें, तो ध्यान रखना कि बाहर से या ग्राउंड से देखें तो गाड़ी का एक्सेलरेशन तो दिखेगा लेकिन स्यूडो फोर्स फील नहीं होगा। ठीक है? तो ध्यान रखना कि कई लोग सोचते हैं कि स्यूडो फोर्स नई चीज कहाँ से बीच में आ गई। अभी तक तो हमने पूरा न्यूटन्स लॉ लगभग कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी तक तो कभी भी स्यूडो फोर्स नाम की कोई चीज नहीं आई है, तो यहाँ कैसे बीच में आ गई, ये कई लोग सोचते हैं, है ना? तो तुम अच्छे से ठीक तुम अच्छे ध्यान रखना कि अभी तक तो पूरे न्यूटन्स लॉ में हम बाहर से देखते थे मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते थे। ये तो ध्यान रखना तुम अच्छे से। ये अच्छे ध्यान रखना कि अभी तक तो पूरे न्यूटन्स लॉ में हम बाहर से देखते थे, हम तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते थे। इसलिए एक्सेलरेशन हमको क्लियरली दिखता था और स्यूडोफोर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं आई थी। लेकिन अब अगर कभी भी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही हो, तो बाहर से नहीं अंदर से देखेंगे। ध्यान रखना कि अब अगर कभी पूरी-पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही हो, तो अब हम बाहर से नहीं अंदर से देखेंगे और गाड़ी के अंदर से देखेंगे तो अब गाड़ी का एक्सेलरेशन तो गायब हो जाएगा लेकिन बदले में स्यूडो फोर्स फील होगा। ठीक है? और देखो तुम अच्छे से ठीक तुम अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन को बाहर से देख कर के भी सॉल्व कर सकते हैं और गाड़ी के अंदर से देख कर के भी सॉल्व कर सकते हैं, घबराना मत। याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन को बाहर से देख कर के भी सॉल्व कर सकते हैं और गाड़ी के अंदर से भी देख कर के सॉल्व कर सकते हैं। दोनों केस में आंसर बिंदास वही आएगा। लेकिन बाहर से देखने पर आंसर तो आ जाएगा लेकिन फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर से देखेंगे तो हमको क्लियरली फीलिंग आएगी। इसलिए अब तुम ध्यान रखना है ना, तो इसलिए तुम ध्यान रखना है, कसम खा लेना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सलेट हो रही हो, तो बस तब हम स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे, है ना? तो ध्यान रखना तुम आगे। ये आगे के लिए ध्यान रखना कि अगर पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सलेट होती हुई दिख गई, तो बस इस फोटो को देखते ही दिमाग में चमक जाना चाहिए कि हम किसका यूज करेंगे, स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। तो बस एक ही चीज कि स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए हम इस गाड़ी के अंदर से देखेंगे या गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। और गाड़ी के अंदर से देखेंगे तो एक्सेलरेशन तो गायब हो जाएगा, लेकिन बदले में ma के बराबर एक स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन को अंदर से देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं और बाहर से भी देख करके सॉल्व कर सकते हैं। आंसर बिंदास वही आएगा। बाहर से देख करके सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा लेकिन ज़्यादा फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर से देख कर करेंगे तो बिल्कुल क्लियरली फीलिंग आएगी रहेगा। बस ये स्यूडो फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है? और हमको पक्का पता चल गया कि कभी भी कोई गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो, तो हमको ma के बराबर एक फोर्स पीछे की ओर फील होता है। कभी भी कोई गाड़ी पीछे की ओर एक्सेलरेट हो रही हो और गाड़ी के अंदर से देखें तो हमको ma के बराबर एक फोर्स आगे की ओर फील होता है। कभी भी झूला ऊपर की ओर एक्सेलरेट करे तो हमको ma के बराबर एक फोर्स नीचे की ओर फील होता है और कभी भी झूला नीचे की ओर एक्सेलरेट हो तो हमको ma के बराबर एक फोर्स ऊपर की ओर फील होता है। इसी फील होने वाले फोर्स को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ये सारा हमने देख लिया, है ना? ये चीज़ मैंने प्रॉपर्ली बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में लिख भी दी है। ठीक है? तो इसको वीडियो पॉज़ करके इसको प्रॉपर्ली तुम नोट कर लेना। ठीक है? हाँ, बच्चों देखो
अभी हमने स्यूडो फोर्स के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, फिर हमको पता चल गया कि कभी भी कोई गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो और उस गाड़ी के अंदर से देखें तो हमको ma के बराबर एक फोर्स पीछे की ओर फील होता है और इसी फील होने वाले फोर्स को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। अब इसमें कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं वो देखते हैं। देखो पहला पॉइंट तो मैंने क्लियरली बताया था कि स्यूडो फोर्स को फील करने के लिए हमको गाड़ी के अंदर से देखना होता है, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखना होता है, तभी स्यूडो फोर्स फील होगा। बाकी गाड़ी के बाहर से या ग्राउंड से देखेंगे तो स्यूडो फोर्स फील नहीं होगा। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया था कि स्यूडो फोर्स को फील करने के लिए हमको गाड़ी के अंदर से देखना होता है, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखना होता है। उसके बाद एक और पॉइंट हम देख सकते हैं कि बताओ स्यूडो फोर्स की वैल्यू ma होती है ना, तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ जो स्यूडो फोर्स है वो गाड़ी के केवल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, गाड़ी की वेलोसिटी से इसका कोई लेना-देना नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ ये भी याद रखना कि स्यूडो फोर्स ma होता है, मतलब स्यूडो फोर्स केवल इस गाड़ी के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये तो इस केस में बताओ, इस केस में गाड़ी की वेलोसिटी तो आगे की ओर है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की ओर है। ये तो हमको पता है कि स्यूडो फोर्स केवल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी से कोई लेना-देना नहीं है ना। तो ध्यान रखना वेलोसिटी भले ही किधर भी हो, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन पीछे की ओर है, तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पे स्यूडो फोर्स आगे की ओर फील होगा। तो ये भी हमको पता चल गया कि स्यूडो फोर्स केवल गाड़ी के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, इसका गाड़ी की वेलोसिटी से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये सारा पढ़ लिया, ये शायद तुमने नोट भी कर लिया होगा। अब स्यूडो फोर्स की डेरिवेशन तो हम थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी एक बार स्यूडो फोर्स के फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो कई बच्चों के दिमाग में आता है कि स्यूडो फोर्स का यूज़ कब करना, कब नहीं करना। ये तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था, है ना? अभी तुमको चमका कर बताया था तो ठीक है? तो तुम ध्यान रखना कि पूरी फिज़िक्स में अगर कभी भी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही हो, है ना? ध्यान रखना कि पूरी फिज़िक्स में अगर कभी भी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही हो, तो ये फ़ोटो देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि अब स्यूडो फ़ोर्स का यूज़ करेंगे। बस उसके लिए एक ही काम करेंगे कि सिंपली हम इस गाड़ी के अंदर से देखेंगे, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखेंगे और अंदर से देखेंगे तो गाड़ी का एक्सेलरेशन तो नहीं दिखेगा, मतलब एक्सेलरेशन तो गायब हो जाएगा और बदले में गाड़ी के अंदर जितने पार्टिकल हैं सब पर पीछे की ओर स्यूडो फ़ोर्स फ़ील होगा ma के बराबर। है ना? तो ध्यान रखना कि पूरी फिज़िक्स में अगर कभी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट होती हुई दिखे, तो शक्ल देखते ही आना चाहिए कि अब स्यूडो फ़ोर्स का यूज़ करेंगे। अब इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन और उसको आगे पढ़ेंगे। एक बार स्यूडो फ़ोर्स के कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि तुमको उसकी स्किल पता चले, ठीक है? तो चलो पहले वही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, झूले वाला ही, ठीक है? तो चलो मान लेते हैं कोई लिफ्ट है या कोई रंग झूला है, मतलब मेरी गो राउंड है। इसमें मान लेते हैं कि हम खड़े हुए हैं, हमारा मास m मान लेते हैं, ठीक है? हैं? तो कोई भी लिफ्ट या कोई झूला है, उसके अंदर m मास का कोई आदमी खड़ा हुआ है और इस बार मान लेते हैं कि लिफ्ट a के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है। बस हमको देखना है कि इस बार आदमी के पैर और फर्श के बीच प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। तो चलो तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी पूरी गाड़ी ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है। दिख रहा है ना? इस बार भी पूरा झूला या पूरी गाड़ी ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है और हमको बिल्कुल रटा हुआ है। फ़ोटो देखते ही दिमाग में आएगा कि कभी भी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? स्यूडो फ़ोर्स का यूज़ करेंगे। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्यूडो फ़ोर्स का यूज़ करने के लिए हम सिंपली गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ये देखने वाला ऑब्जर्वर है तो ध्यान रखना कि स्यूडो फोर्स का यूज़ करने के लिए हम सिंपली गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं और अंदर से देखने पर इस आदमी पर कौन-कौन से फोर्स फ़ील होंगे वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ कि इस आदमी पे एक तो इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg फ़ील होगा और बताओ और कौन-सा फोर्स फ़ील होगा? स्यूडो फोर्स। तो तुम बताओ कि पूरा झूला ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर स्यूडो फोर्स नीचे की ओर फ़ील होगा ma के बराबर। तो बस बोल सकते हैं कि अगर झूले के अंदर से देखें, तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और एक
पूरा झूला ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर स्यूडो फोर्स नीचे की ओर फील होगा ma के बराबर। बस, है ना? बस अब तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि mg भी नीचे ये भी सरफेस को दबाने का काम करेगा और ma भी नीचे ये भी सरफेस को दबाने का काम करेगा। तो बताओ आदमी के पैर इस लिफ्ट की फर्श को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएंगे? mg प्लस ma। देख सकते हो ना, दोनों दबाने का काम करेंगे। तो आदमी के पैर इस लिफ्ट की फर्श को ओवरऑल कितने फोर्स से प्रेस करेंगे? mg प्लस ma। मतलब बोल सकते हैं कि आदमी के पैर और लिफ्ट की फर्श के बीच प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? mg प्लस ma होगा। या चलो इसमें m को कॉमन ले लें तो कितना होगा? g प्लस a, है ना? n इसमें m को कॉमन ले तो g प्लस a होगा, ठीक है? और ध्यान रखना कि आदमी के पैर और फर्श के बीच जो प्रेसिंग फोर्स होता है उसी को एपिरेंट वेट बोलते हैं, है ना? ध्यान रखना कि आदमी और फर्श के बीच जो प्रेसिंग फोर्स होगा या जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसी को एपिरेंट वेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आदमी के पैर और फर्श के बीच प्रेसिंग फोर्स इतना है ना, तो इन दोनों के बीच जो प्रेसिंग फोर्स होगा उसी को हम एपिरेंट वेट बोलते हैं, इफेक्टिव वेट बोलते हैं। तो वो कितना आ गया बताओ? m इंटू जी प्लस ए हो गया। अब तुम सोच के बताओ कि नॉर्मली तो है ना, तुम सोच के बताओ कि नॉर्मली तो वेट क्या होता है? m इंटू जी, लेकिन इस बार एपिरेंट वेट या इफेक्टिव वेट कितना फील होगा? m इंटू जी की जगह जी प्लस ए आ गया है। और तुमको पता होगा कि जी की जगह जो आ जाता है उसको जी इफेक्टिव बोलते हैं। तो हमको पता है कि नॉर्मली तो वेट mg होता है, लेकिन इस बार इसको एपिरेंट वेट कितना फील होगा? m इंटू जी प्लस ए। तो जी की जगह जो आता है उसको जी इफेक्टिव बोलते हैं। तो इस बार जी इफेक्टिव जी प्लस ए आ गया, ठीक है? अब तुम सोच कर बताओ, है ना? तुम सोच के बताओ कि रिलेटिव मोशन में भी हमने लिफ्ट वाले क्वेश्चन किए थे और रिलेटिव मोशन में भी हमने यही देखा था कि कभी भी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो तो जी इफेक्टिव कितना होता है? जी प्लस ए। याद है ना? रिलेटिव में लिफ्ट के क्वेश्चन किए थे और उसमें भी हमने यही देखा था कि कभी भी कोई लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही हो तो जी इफेक्टिव का काम कौन करेगा? जी प्लस ए। और स्यूडो फोर्स से भी जी इफेक्टिव जी प्लस ए आ गया। तो ध्यान रखना कि थोड़ी देर बाद तुम देखोगे, है ना? ध्यान रखना कि थोड़ी देर बाद तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली रिलेटिव एक्सेलरेशन से करो या स्यूडो फोर्स से करो, दोनों का मतलब या भावना एक ही होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना तुम कि किसी भी क्वेश्चन को रिलेटिव एक्सेलरेशन से करो या स्यूडो फोर्स से करो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है? बस ये स्यूडो फोर्स से ज्यादा फीलिंग आती है, ठीक है? तो तुमको याद होगा कि ये चीज मैंने रिलेटिव मोशन के टाइम पे भी लिफ्ट वाले क्वेश्चन में बताई थी कि अभी तो हम रिलेटिव एक्सेलरेशन से कर रहे हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉ में इन्हीं चीजों को हम स्यूडो फोर्स से करेंगे। तो ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन को तुम रिलेटिव एक्सेलरेशन से करो या स्यूडो फोर्स से करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक दो एग्जांपल के बाद तुमको पता चल जाएगा, ठीक। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो, अभी तो इस क्वेश्चन को हमने पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही थी ना, इसलिए अभी तो हमने इसको गाड़ी के अंदर से देखा, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देख कर किया। तो प्रेसिंग फोर्स है एपिरेंट वेट m इंटू जी प्लस ए आया। यही बेस्ट तरीका है, हमको इसी तरीके से करना है, लेकिन कोई चाहे तो इसको बाहर से देख करके सॉल्व करे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है ना? बहुत कचरा हो जाएगा, फीलिंग नहीं आएगी, बाकी आंसर वही आएगा। तो तुम्हारी संतुष्टि के लिए एक बार मूर्खों के टाइप से इसी क्वेश्चन को हम बाहर से देख करके कर लेते हैं, ठीक है? तो सेम वही क्वेश्चन ले रहा हूँ कि कोई लिफ्ट है, उसके अंदर m मास का कोई आदमी खड़ा हुआ है और वही लिफ्ट पूरी पूरी लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है। तो हमको देखना है कि आदमी के पैर और फर्श के बीच प्रेसिंग फोर्स या इफेक्टिव वेट कितना फील होगा, वो देखना है। और देखो, इसको करने का बेस्ट तरीका तो ये था कि हम गाड़ी के अंदर से देखते हैं, लेकिन चलो इस बार कोई महामूर्ख पर्सन है, उसको गाड़ी के अंदर से देखना अच्छा नहीं लग रहा है, चलो इस बार महामूर्खों के टाइप से हम बाहर से देखते हैं, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। सही है ना? ध्यान रखना, इस बार हम है ना, इस बार हम गाड़ी के अंदर से नहीं बाहर से देख रहे हैं, मतलब ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है? ठीक, चलो हम बाहर से देख रहे हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये तो तुम खुद बताओ कि अगर बाहर से या ग्राउंड से देखेंगे तो गाड़ी का एक्सेलरेशन दिखेगा, है ना? ध्यान रखना कि अगर बाहर से या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो गाड़ी का एक्सेलरेशन दिखेगा। तो आप बाहर से देखोगे तुमको, है ना? बाहर से देखोगे तो
बताओ इस पूरी पूरी गाड़ी का एक्सेलरेशन ए है, तो उसके अंदर बैठे हुए आदमी का भी एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? ए ही दिखेगा, ठीक है। अब बाहर से देख रहे हैं तो गधों टाइप से इसका सिस्टमैटिक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कुछ भी बुद्धि नहीं, बस आदमी पर कौन-कौन से फोर्स लग रहे होंगे वो देखते हैं। ये तो बताओ बाहर से देखेंगे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा और कौन सा फोर्स लगेगा? वो नॉनसेंस नॉर्मल रिएक्शन। बताओ ये आदमी और फ्लोर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, तो आदमी के पैर इस फर्श को धक्का देंगे, तो एज ए रिएक्शन है फर्श आदमी के पैरों को भी नहीं छोड़ेगी, फर्श आदमी के पैरों को भी ऊपर की ओर धक्का देगी, एन फोर्स है। और इस बार बाहर से देख रहे हैं मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इस बार स्यूडो फोर्स नाम की कोई भी चीज नहीं आएगी। तो बाहर से देखने पर रियल फोर्सेस कौन-कौन से दिखेंगे? mg और नॉर्मल रिएक्शन दिखेगा। बस अब गधों टाइप से इसके लिए न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगा दो कि बताओ पूरी गाड़ी का एक्सेलरेशन ए है तो अंदर बैठे हो आदमी का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा। बस इस आदमी पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ आदमी पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा? n माइनस mg इक्वल टू इसका मास m इंटू ऊपर की ओर एक्सेलरेशन a। इससे भी n इक्वल टू mg प्लस m है, वही आंसर आया। वो बताओ आंसर तो आ गया लेकिन हमको हवा ही नहीं लगी कि आंसर कैसे आ गया। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आगे अब चिंता मत करना। ठीक है, तो मान के चलना कि अगर गाड़ी के अंदर से देख करके सोल्व करे तब भी आंसर वही आएगा, और कोई डेढ़ बुद्धि इंसान गाड़ी के बाहर से देखे तब भी आंसर बिंदास वही आएगा। चिंता मत करना, आंसर अल्टीमेटली वही आएगा। लेकिन बाहर से देखने पर आंसर तो आ गया लेकिन फीलिंग नहीं आएगी, हमको पता नहीं चलेगा कि आंसर कैसे आ गया, ठीक है। अंदर से देखने पर क्लियरली फीलिंग आएगी, तो बस अब ये बेवकूफी लास्ट बार की है, अब ये बेवकूफी नहीं करेंगे। फिर बस अब तुम कसम खा लेना, है ना? ध्यान रखना कि अब तुम कसम खा लेना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलेरेट करती हुई दिखे तो ये फोटो देखते ही दिमाग में चमक जाना चाहिए कि किसका यूज करेंगे? स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। बस स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए सिंपली हम उस गाड़ी के अंदर से देखेंगे, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और गाड़ी के अंदर से देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन तो गायब हो जाएगा। बताया था ना, गाड़ी के रिस्पेक्ट में गाड़ी का एक्सेलरेशन जीरो। बस गाड़ी के अंदर से उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो गाड़ी का एक्सेलरेशन तो गायब हो जाएगा लेकिन बदले में स्यूडो फोर्स फील होगा। तो अब कभी भी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो तो हम स्यूडो फोर्स से ही करेंगे, गाड़ी के अंदर से देख करके ही करेंगे। ये गधों टाइप से बाहर से देख कर करना उतना टाइम नहीं है, ठीक। बस ये कर लिया। अब इसको एक बार बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है? ताकि ये बेवकूफ भरी चीजें दिमाग में नहीं रहे। तो बस कोई पूरी पूरी गाड़ी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही थी, आदमी के पैर और फर्श के बीच प्रेसिंग फोर्स निकालना था। तो हमको पता है कि पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो हम स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। उसके लिए हम गाड़ी के अंदर से देखेंगे, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो गाड़ी के अंदर से या रिस्पेक्ट में देखेंगे तो गाड़ी का एक्सेलरेशन तो गायब हो जाएगा। बस अंदर से देखने पर आदमी पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे? एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg, और कौन सा होगा? स्यूडो फोर्स। बताओ पूरी गाड़ी ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर स्यूडो फोर्स नीचे की ओर फील होगा ma के बराबर। अब कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है, बताओ mg भी नीचे की ओर ये भी फर्श को दबाने का काम करेगा और ma भी नीचे ये भी सरफेस को दबाएगा। तो बताओ आदमी के पैर इस फर्श को ओवरऑल कितने फोर्स से प्रेस करेंगे? mg प्लस ma। तो आदमी के पैर और फ्लोर के बीच प्रेसिंग फोर्स कितना होगा? mg प्लस ma। m को कॉमन लेंगे तो g प्लस a। और आदमी के पैर और फ्लोर के बीच जो प्रेसिंग फोर्स होता है उसी को इफेक्टिव वेट या एपिरेंट वेट बोलते हैं। तो आदमी को एपिरेंट वेट कितना फील होगा? m इंटू जी प्लस ए। तो जी का काम जी प्लस ए कर रहा है जिसको जी इफेक्टिव बोलते हैं। आगे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन और उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकल जाते हैं, ठीक है। चलो अब अगला केस से रहो। अब तो मेरे ख्याल से तुम बहुत इजीली बता ही दोगे। फिर इस बार भी कोई लिफ्ट है और उसके अंदर भी एम मास का कोई आदमी खड़ा हुआ है। अब चलो इस बार उनको दे रखा है कि लिफ्ट ए के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही है। तो हमको देखना है कि इस बार आदमी के पैर और लिफ्ट की फर्श के बीच प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। बस अब ये मूर्खताएँ करते-करते पक गए ना, अब हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे। तो बस यहाँ भी तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी पूरी पूरी लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ना? देखते ही बताओ। इस बारी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है और हमको रटा हुआ है कि कभी भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो तो हम स्यूडो फोर्स का यूज़ करेंगे। तो हमको पता है कि स्यूडो फोर्स का यूज़ करने के लिए
हम सिंपली गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं और देखते हैं कि अंदर से देखने पर इस आदमी पर कौन-कौन से, सॉरी बताना भूल गया, वही स्यूडो फोर्स का यूज़ करने के लिए हम सिंपली गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं और बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर से देखने पर एक्सेलरेशन गायब हो जाएगा, ठीक है? बस अंदर से देखने पर आदमी पर कौन-कौन से फोर्स फ़ील होंगे वो देखते हैं। बस अंदर से देखने पर आदमी पर कौन-कौन से फोर्स फ़ील होंगे? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स एमजी और कौन-सा स्यूडो फोर्स। तुम बताओ कि पूरी लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर फ़ील होगा एमए के बराबर। बस अब आदमी नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आदमी के पैर और फ्लोर के बीच प्रेसिंग फोर्स निकाल सकते हैं ना, तो अब तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि बताओ एमजी फोर्स नीचे की ओर लग रहा है तो इस सरफेस को दबाने का काम करेगा और स्यूडो फोर्स एमए ऊपर की ओर फील हो रहा है तो वो उसको उठाने का काम करेगा। तो बताओ इफेक्टिव नीचे की ओर फोर्स फील कितना होगा? एमजी माइनस एमए। मतलब इस बार आदमी के पैर इस फ्लोर को ओवरऑल कितने फोर्स से प्रेस करेंगे? एमजी माइनस एमए। ये तो कॉमन सेम बोल सकते हैं कि एमजी नीचे की ओर इसे दबाएगा, स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर तो उठाएगा, तो इफेक्टिव नीचे की ओर फोर्स एमजी माइनस एमए है। मतलब आदमी के पैर इस फ्लोर को ओवरऑल कितने फोर्स से प्रेस करेंगे? एमजी माइनस एमए। मतलब आदमी के पैर और फ्लोर के बीच इस बार प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? एमजी माइनस एमए। या m को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? g माइनस ए। और बताया था कि आदमी के पैर और फ्लोर के बीच जो प्रेसिंग फोर्स होता है उसी को इफेक्टिव वेट बोलते हैं, एपिरेंट वेट बोलते हैं। तो इस बार आदमी को अपना एपिरेंट वेट कितना एपियर होगा? m इंटू जी माइनस ए। तो बताओ नॉर्मली वेट mg होता है, इस बार g की जगह g माइनस ए आ गया है। तो g की जगह जो आता है उसको g इफेक्टिव बोलते हैं और ये चीज रिलेटिव मोशन में भी पढ़ी थी और स्यूडो फोर्स में भी वही चीज देखी कि कभी भी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो तो g इफेक्टिव का काम g प्लस ए और कभी भी लिफ्ट, है ना, कभी भी लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट हो तो g इफेक्टिव का काम g माइनस ए करता है। ये रिलेटिव मोशन में भी यही चीज और स्यूडो फोर्स में भी यही चीज पढ़ी। थोड़ी देर बाद तुमको पता चलेगा कि रिलेटिव एक्सेलरेशन से करो या स्यूडो फोर्स से करो, दोनों की भावना एक ही होती है। वो तुमको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब स्यूडो फोर्स को यूज करने की स्किल आ गई होगी। ये तो इसको मैथमेटिकली नहीं, फीलिंग से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसके कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसको देख लेना। ये तो अभी 2 क्वेश्चन लिए थे लिफ्ट वाले, ऐसे ही तीसरा एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस बार भी कोई लिफ्ट है जिसमें m मास का आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार जो लिफ्ट है वो 3.97 सेंटीमीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस बार आदमी और फ्लोर के बीच प्रेसिंग फोर्स कितना होगा, मतलब इफेक्टिव वेट कितना फील होगा वो देखना है। बस कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि किसी लिफ्ट में कोई आदमी खड़ा हुआ है और इस बार लिफ्ट 3.97 सेंटीमीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बस तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते ही बताओ कि इस लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी भी है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम देख कर बता सकते हैं। ये होता लिफ्ट की वेलोसिटी, ये होता लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी भी है लेकिन लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है और बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होगी, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। ये 3.97 का कोई यूज नहीं है ये कंफ्यूज करने के लिए, तो बोल सकते हैं कि लिफ्ट की वेलोसिटी भले ही कितनी भी हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा। बस इस बार भी लिफ्ट के अंदर से देखते हैं। तो बता इस बार आदमी पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे? एक तो mg और स्यूडो फोर्स, लेकिन तुम बताओ कि इस बार लिफ्ट की वेलोसिटी भले ही कितनी भी हो एक्सेलरेशन 0 है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है तो स्यूडो फोर्स एमए भी 0 होगा। तो ये चीज मैंने पहले ही तुमको चमका करके बताई थी कि जो स्यूडो फोर्स है वो गाड़ी के केवल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, इसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो वेलोसिटी भले ही कितनी भी हो लेकिन गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 है तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखने पर स्यूडो फोर्स भी 0 होगा। तो बस तुम बताओ कि इस बार आदमी पे नीचे की ओर कौन-सा फोर्स फील होगा? केवल mg। तो इस बार आदमी के पैर फर्श को कितने फोर्स से प्रेस करेंगे? केवल mg फोर्स है। तो इस बार आदमी के पैर और फर्श के बीच प्रेसिंग फोर्स कितना होगा? mg। या जो प्रेसिंग फोर्स होता है उसी को हम एपिरेंट वेट बोलते हैं। तो इस बार एपिरेंट वेट m इंटू जी। तो इस बार g इफेक्टिव का काम g करेगा। ये सब हम रिलेटिव मोशन में देख चुके हैं, यहाँ भी आ गया। ठीक है, सही है ना?
अब देखो आगे बढ़ रहा हूँ। अब ऐसा कर रहा हूँ कि रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये किया था ना रिलेटिव मोशन में, तो एक रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो इससे तुमको क्लियरली पता चलेगा कि किसी भी क्वेश्चन को रिलेटिव एक्सेलरेशन से करो या स्यूडो फोर्स से करो, दोनों की भावना सेम ही होती है, ठीक है? तो एक रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, ठीक है? ये तो देखो जैसे मान लेते हैं कोई लिफ्ट है, इसकी हाइट h है और ये लिफ्ट मान लेते हैं a के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है। अब चलो मान लेते हैं कि मूविंग लिफ्ट से, है ना, हमको दे रखा है कि इस बार मान लेते हैं कि छत से कोई स्क्रू छूट रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है। और ये तो मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि मूविंग लिफ्ट से अगर कोई स्क्रू छूट रहा हो तो इनर्शिया के कारण ये स्क्रू लिफ्ट की वेलोसिटी लेकर के जाएगा। तो लिफ्ट की जितनी वेलोसिटी होगी, छूटने वाले स्क्रू की भी इनिशियल वेलोसिटी उतनी होगी। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू का रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली 0 होगी। ये बताया था कि मूविंग लिफ्ट से कोई स्क्रू छूटे या रिलीज हो तो यू रिलेटिव तो आंखें बंद करके 0 होगा, ठीक है? सही है ना? बस अब ये स्क्रू नीचे की ओर जाएगा। बस हमको देखना है कि स्क्रू को यहाँ से फर्श तक पहुंचने में, सॉरी, स्क्रू को यहाँ से फर्श तक पहुंचने में, टकराने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो याद करके बताओ कि इस चीज को हमने रिलेटिव मोशन के चैप्टर में तो रिलेटिव एक्सेलरेशन से किया था, लेकिन इस चैप्टर में हम इसको स्यूडो फोर्स से भी कर सकते हैं। आंसर वही आएगा, ठीक है? चलो तो इस क्वेश्चन को हम अभी इस चैप्टर में स्यूडो फोर्स से कर लेते हैं, ठीक है? चलो तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी पूरी पूरी गाड़ी या पूरी पूरी लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है और हमको रटा हुआ है कि कभी भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो तो स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए हम सिंपली इस गाड़ी के अंदर से देखते हैं, तो गाड़ी के रेस्पेक्ट में देखते हैं और देखते हैं कि अंदर से देखने पर स्क्रू पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ कि अंदर से देखने पे स्क्रू पे एक तो इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा, और बताओ और कौन सा फोर्स फील होगा? स्यूडो फोर्स। तो तुम बताओ कि पूरी पूरी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सलेट हो रही है ना? तुम बताओ कि पूरी पूरी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सलेट हो रही है, तो बताओ उसके रिस्पेक्ट में देखने पर स्क्रू पर स्यूडो फोर्स भी नीचे की ओर फील होगा ma के बराबर। तो पक्का बोल सकते हैं कि अगर इस लिफ्ट के अंदर से देखें तो स्क्रू पे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और दूसरा स्यूडो फोर्स, तो पूरी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सलेट हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर स्यूडो फोर्स नीचे की ओर फील होगा ma के बराबर। बस अब तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते बताओ कि अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो स्क्रू पे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg भी नीचे की ओर है और स्यूडो फोर्स ma भी नीचे की ओर है। तो बताओ इफेक्टिव नीचे की ओर फोर्स कितना फील होगा? mg प्लस ma, है ना? mg भी नीचे ma भी नीचे, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखने पर स्क्रू पर इफेक्टिव नीचे की ओर फोर्स कितना फील होगा? mg प्लस ma के बराबर। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव फोर्स इतना फील होगा, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इफेक्टिव फोर्स अपॉन मास, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g प्लस ए। बस बोल सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर से देखें तो mg भी नीचे ma भी नीचे, इफेक्टिव नीचे की ओर फोर्स mg प्लस ma। तो बताओ लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? इफेक्टिव फोर्स अपॉन मास मतलब g प्लस ए। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस है। बस अब आराम से बताओ कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 होगी और रिलेटिव एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में नीचे आएगा और फर्श से टकरा जाएगा। टकराने में टाइम निकालना है, तो स्क्रू के यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर ये लगा सकते हैं। तो बस स्क्रू को फर्स्ट तक पहुंचने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट h, छोड़ा इससे u रिलेटिव 0, हाफ ए रिलेटिव g प्लस ए इंटू टी स्क्वायर, तो इससे t निकालोगे तो रूट 2h अपन g प्लस ए। अब तुम बताओ कि रिलेटिव मोशन में भी इसको किया था, आंसर वही आया था। चलो तुम याद करके बताओ कि बताओ रिलेटिव मोशन में भी, है ना, रिलेटिव मोशन में भी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस ए आ रहा था, और स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट से करेंगे तब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस ए आएगा। बिल्कुल वही की वही कहानी चलेगी। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है इससे हमको काफी हद तक पता चल गया, है ना? इस एग्जाम्पल से हमको काफी हद तक पता चल गया कि किसी भी क्वेश्चन को रिलेटिव एक्सेलरेशन से करो या उसके बड़े भाई स्यूडो फोर्स से करो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों की भावना एक ही होती है।
लेकिन स्यूडो फोर्स से क्लियर फीलिंग आती है, तो आगे इसको हम रिलेटिव एक्सेलरेशन की जगह स्यूडो फोर्स से समझेंगे। बाकी दोनों का मतलब सेम ही होता है। हाँ बच्चों, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमने स्यूडो फोर्स के कुछ क्वेश्चन लिए, मेनली हमने लिफ्ट वाले ही क्वेश्चन लिए थे। ठीक, अब इसमें खतरनाक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें चीजों को काफी घुमा फिरा करके दिया होता है। इसको ध्यान से देखना। ठीक है? देखो, इस बार भी मान लेते हैं कोई लिफ्ट है और उसके अंदर एम मास का कोई आदमी खड़ा हुआ है। यू नो, इस बार कोई लिफ्ट है, उसके अंदर एम मास का कोई आदमी खड़ा हुआ है। अब हमको दे रखा है कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, मतलब लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है। ठीक है ना? तो हमको देखना है कि आदमी के पैर और लिफ्ट की फर्श के बीच प्रेसिंग फोर्स, मतलब इफेक्टिव है एपिरेंट वेट कितना होगा वो देखना है। और उसमें हमको दो केस दे रखे हैं। पहले केस में हमको दे रखा है कि, है ना, लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही हो तो दे ही रखा था, लेकिन पहले केस में दे रखा है कि लिफ्ट की स्पीड ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से बढ़ रही है, और सेकेंड केस में लिफ्ट की स्पीड ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से घट रही है, मतलब लिफ्ट स्लो डाउन हो रही है। तो इफेक्टिव वेट या प्रेसिंग फोर्स कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, हमको दे रखा है कोई लिफ्ट है, उसमें एम मास का कोई आदमी खड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनना। ये तो देखो, अब हमको दे रखा है कि लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है। तो ध्यान रखना तुम कि लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है, इसका मतलब है कि लिफ्ट का मोशन ऊपर की ओर है, मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है, इसका मतलब है कि लिफ्ट का मोशन ऊपर की ओर है, मतलब लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर की ओर है। ठीक है? और उसके बाद हमको दे रखा है कि इस बार जो लिफ्ट है वो स्पीड अप हो रही है ना, मतलब लिफ्ट फास्ट हो रही है। और हमको दे रखा है कि लिफ्ट की स्पीड ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से बढ़ रही है। ठीक है? बस तुम बताओ कि लिफ्ट की स्पीड बढ़ रही है, मतलब लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, मतलब इस बार जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के सपोर्टिंग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे देखते हैं यार। याद रखना कि लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है, मतलब इसका मोशन ऊपर की ओर है, मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है। और उसके बाद हमको दे रखा है कि लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, मतलब इसकी स्पीड ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से बढ़ रही है। तो लिफ्ट की स्पीड बढ़ रही है, मतलब लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट हो रही है, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के सपोर्टिंग होगा। वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर होगा। बस, अब आदमी और लिफ्ट के बीच प्रेसिंग फोर्स देखना है, तो बस देखते ही बताओ कि इस बार भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। और कसम खा रखी है कि कभी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो तो हम स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए हम इस गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और अंदर से देखने पर इस आदमी पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। बस आराम से बताओ कि इस आदमी पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा, और कौन सा, स्यूडो फोर्स। ये तो हमको अच्छे पता है, सही है ना? तो हमको अच्छे पता है कि जो स्यूडो फोर्स है वो केवल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्लियरली, है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लिफ्ट की वेलोसिटी भले ही किधर भी हो, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर स्यूडो फोर्स ma के बराबर नीचे की ओर फील होगा। तो बस, अब तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि बताओ mg भी नीचे की ओर है ना? mg भी नीचे की ओर है, मतलब ये भी सरफेस को दबाएगा। ma भी नीचे की ओर, ये भी सरफेस को दबाएगा। तो आदमी के पैर इस लिफ्ट की फर्श को ओवरऑल कितने फोर्स से प्रेस करेंगे? mg प्लस ma। ठीक है, तो बस आदमी के पैर और लिफ्ट की फर्श के बीच प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस ma होगा। और जो प्रेसिंग फोर्स होता है उसी को एपिरेंट वेट बोलते हैं। एपिरेंट वेट भी कितना आ गया? mg प्लस ma। या इम्प्रेस करना हो तो m को कॉमन ले लो तो g प्लस है, ये हो गया। ठीक है, अब चलो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, है ना? इसमें देखना, ये तो देखो सेकेंड पार्ट में भी हमको वही चीज दे रखी है। ठीक, तो हमको सबसे पहले दे रखा है कि लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है। और ध्यान रखना, ये लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है, मतलब इसका मोशन ऊपर की ओर है, मतलब उसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है। और उसके बाद हमको दे रखा है कि ये लिफ्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब लिफ्ट रिटार्ड हो रही है ना? उसके बाद हमको ये दे रखा है, इस बार लिफ्ट स्पीड डाउन हो रही है, मतलब लिफ्ट ए की रेट से रिटार्ड हो रही है। और बताओ तुम, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, लिफ्ट रिटार्ड हो रही है, मतलब इस बार इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के अपोजिंग होगा।
ठीक है? तो इसकी लैंग्वेज को ढंग से पहचाना कि लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है मतलब इसका मोशन ऊपर की ओर है मतलब वेलोसिटी ऊपर की ओर है और उसके बाद हमको दे रखा है कि लिफ्ट स्लो डाउन हो रही है, रिटार्ड हो रही है और ध्यान रखना कि लिफ्ट स्लो डाउन हो रही है, रिटार्ड हो रही है मतलब इस बार इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिंग होगा। तो वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो इसका एक्सेलरेशन टाँग अड़ाने वाला नीचे की ओर होगा। ठीक है? तो बस आराम से बताओ कि इस बार भी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। तो फोटो देखते ही चमक गया कि स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। बस स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं वही इस गाड़ी के अंदर से देखते हैं मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अंदर से देखने पर आदमी पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तो आदमी पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा और कौन-सा स्यूडो फोर्स। तो तुम बताओ कि स्यूडो फोर्स का वेलोसिटी से कोई लेना-देना नहीं है, केवल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना कि इसकी वेलोसिटी भले ही कहीं भी हो है ना? इसकी वेलोसिटी भले ही किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो स्यूडो फोर्स ma के बराबर ऊपर की ओर फील होगा। बस अब तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि बताओ mg नीचे की ओर है मतलब दबाने का काम करेगा और स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर है मतलब उठाने का काम करेगा। तो बताओ इफेक्टिव नीचे की ओर फोर्स कितना होगा? mg माइनस ma मतलब आदमी के पैर इस फ्लोर को ओवरऑल कितने फोर्स से प्रेस करेंगे? mg माइनस ma तो आदमी के पैर और फ्लोर के बीच इस बार प्रेसिंग फोर्स mg माइनस ma होगा और ये जो प्रेसिंग फोर्स होता है उसी को दूसरे शब्दों में एपीरेंट वेट बोलते हैं। तो एपीरेंट वेट भी mg माइनस ma मतलब m इंटू जी माइनस a होगा। ये समझते हैं और भी कुछ छोटी-छोटी चीजें भी तुम समझते होंगे। ये बताओ अगर ma की वैल्यू mg के बराबर हो गई तो फिर बताओ दबाने वाला फोर्स भी उतना ही उठाने वाला फोर्स भी उतना ही है, तो इफेक्टिव प्रेसिंग फोर्स 0 हो जाएगा। और अगर mg के कंपैरिजन स्यूडो फोर्स ma ज़्यादा हो गया, तो फिर उठाने वाला फोर्स दबाने वाले फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो आदमी ऊपर उठ जाएगा मतलब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, तो प्रेसिंग फोर्स 0 होगा और उसके बाद ये आदमी ऐसे आ जाएगा, है ना? मतलब अब आदमी के पैर फर्श को नहीं दबाएँगे, उसकी जगह आदमी का जो सर है वो छत की सॉरी आदमी का जो सर है वो लिफ्ट की छत को दबाएगा, ठीक है? तो वो सब तुम इसको ईज़िली कर सकते हो, इतना समझते हो, ठीक? मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो 2 एग्ज़ाम्पल लिए ना, ध्यान रखना, कि ये जो 2 एग्ज़ाम्पल लिए उससे हमको पक्का पता चल गया है ना, हमको कन्फर्म पता चल गया कि स्यूडो फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। उसका गाड़ी की वेलोसिटी से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ बच्चों देखो अभी एक कांसेप्ट पढ़ लिया कि स्यूडो फोर्स केवल गाड़ी के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी से कोई लेना-देना नहीं है। उसी का एक बेवकूफ बनाने का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ढंग से बताना है, कई बार बुक्स में दिया होता है, ठीक? ध्यान से देखना। ये तो मान लेते हैं कोई लिफ्ट है, इसमें m मास का कोई आदमी खड़ा हुआ है और हमको दे रखा है कि लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब हमको दे रखा है कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। तो हमको स्टेटमेंट में दे रखा है कि अगर लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही हो, तो उस केस में आदमी और फ्लोर के बीच प्रेसिंग फोर्स या एपीरेंट वेट निश्चित रूप से m इंटू जी माइनस ए होगा। ठीक है? तो स्टेटमेंट सही है या गलत है वो देखना है। सुना ना? कि लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब मूविंग डाउनवर्ड्स है। तो उस केस में आदमी के पैर और फ्लोर के बीच प्रेसिंग फोर्स या एपीरेंट वेट निश्चित रूप से m इंटू जी माइनस ए होगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है वो बताना है। तो तुम देखते ही बताओ कि ये स्टेटमेंट बताओ सही है या गलत? इसका आंसर है कि स्टेटमेंट गलत है। ठीक है? तो इसको एक बार चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई लिफ्ट है, उसमें m मास का कोई आदमी खड़ा हुआ है और ध्यान से देखना, ठीक, ध्यान से देखना हमको दे रखा है कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। हमको दे रखा है कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड मतलब लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है और लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब लिफ्ट का मोशन नीचे की ओर है मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर है ना? तो ये ध्यान रखना कि लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब लिफ्ट का मोशन नीचे की ओर है मतलब लिफ्ट की वेलोसिटी नीचे की ओर है। ठीक है ना? बस अब आदमी और फ्लोर के बीच प्रेसिंग फोर्स कितना होगा वो देखना है। बस तुम देखते ही बताओ कि लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब इसकी मोशन नीचे की ओर है या वेलोसिटी नीचे की ओर है। बाकी एक्सेलरेशन तो ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है। इस बार प्रेसिंग फोर्स m इंटू जी माइनस ए होना जरूरी नहीं है। तो इसमें हम कैसे ले सकते हैं? जैसे चलो पहले केस में मान लेते हैं कि लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर है।
है ना? नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब इसका मोशन नीचे की ओर है मतलब वेलोसिटी नीचे की ओर है। और चलो मान लेते हैं कि नीचे की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो तुम देखते ही बताओ कि नीचे की ओर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तब तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्यूडो फोर्स भी 0। तो तब प्रेसिंग फोर्स या एपिरेंट वेट केवल mg होगा, ठीक है? और भी कुछ केस ले सकते हैं। जैसे इस बार मान लेते हैं कि लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही हो तो इसका मोशन या वेलोसिटी नीचे की ओर है। और मान लेते हैं कि ये लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ती हुई स्पीड के साथ मूव कर रही है मतलब एक्सेलरेट हो रही है। और तुम बताओ कि अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही हो तो इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सपोर्टिंग होगा। वेलोसिटी नीचे की ओर है तो इस बार इसका एक्स लिख देता हूँ। कि पहले केस में मान लेते हैं कि लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब लेकिन स्पीड अप हो रही है मतलब एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट हो रही है मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सपोर्टिंग होगा। वेलोसिटी नीचे की ओर तो एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर। बस स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे ना, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो आदमी पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और दूसरा स्यूडो फोर्स। बस वेलोसिटी कहीं भी हो लेकिन लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर फील होगा ma के बराबर। कोई बच्चा ही बता सकता है। mg नीचे की ओर सरफेस को दबाने का काम करेगा, ma ऊपर की ओर उठाने का काम करेगा। तो इफेक्टिव नीचे की ओर फोर्स mg माइनस ma। तो इस बार आदमी के पैर फर्श को ओवरऑल कितने फोर्स से प्रेस करेंगे? mg माइनस ma। तो आदमी को एपिरेंट वेट कितना फील होगा? m इंटू जी माइनस ए। तो लिफ्ट नीचे की ओर स्पीड अप हो तब तो सही है लेकिन अगला केस लेते हैं। ठीक है, तो इस बार भी सेम वही केस है। वही लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब इसका मोशन नीचे की ओर है मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर है। लेकिन चलो इस बार मान लेते हैं कि लिफ्ट स्लो डाउन हो रही है मतलब रिटार्ड हो रही है ना? तो चलो अब मान लेते हैं कि इस बार लिफ्ट स्लो डाउन हो रही है मतलब रिटार्ड हो रही है। और तुम बताओ कि लिफ्ट स्लो डाउन हो रही है रिटार्ड हो रही है मतलब इस बार जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के अपोजिंग होगा, टांग अड़ाने वाला होगा। ये तो बोल सकते हैं कि इस बार लिफ्ट स्लो डाउन है रिटार्ड हो रही है तो इस बार एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिंग होगा। तो तब वेलोसिटी नीचे की ओर है तो टांग अड़ाने वाला एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा, ठीक है? बस अब प्रेसिंग फोर्स कितना है वो देखना है। बस इस बार भी वही तरीका कि पूरी पूरी लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है तो स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। लिफ्ट के अंदर से देखेंगे तो इस बार लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो आदमी पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे? mg तो फील होगा ही और दूसरा स्यूडो फोर्स। तो तुम बताओ कि लिफ्ट की वेलोसिटी भले ही कहीं भी उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। और बताओ एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर स्यूडो फोर्स ma भी नीचे की ओर फील होगा। बस तुम बताओ कि इस बार mg भी नीचे ma भी नीचे, mg भी सरफेस को दबाएगा और ma भी दबाएगा। तो इस बार आदमी के पैर सरफेस को ओवरऑल कितने फोर्स से प्रेस करेंगे? mg प्लस ma। तो इस बार आदमी और फ्लोर के बीच प्रेसिंग फोर्स या इफेक्टिव या एपिरेंट वेट कितना फील होगा? m इंटू जी प्लस ए। बस हम बोल सकते हैं कि अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो एपिरेंट वेट mg। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही हो तो एपिरेंट वेट m इंटू जी माइनस ए। और अगर लिफ्ट रिटार्ड हो रही हो तो एपिरेंट वेट m इंटू जी प्लस ए होगा। तो कोई भी हो सकता है तो ये m इंटू जी माइनस ए होना जरूरी नहीं है, ठीक है? सही है ना? तो इस क्वेश्चन से वापस सबक मिल गया कि स्यूडो फोर्स केवल लिफ्ट के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है मतलब इसका मोशन नीचे की ओर है मतलब वेलोसिटी नीचे की ओर है। लेकिन एक्सेलरेशन तो कहीं भी हो सकता है इसलिए स्यूडो फोर्स भी ऊपर नीचे कहीं भी लग सकता है। तो एपिरेंट वेट एम जी माइनस ए भी हो सकता है, जी प्लस ए भी हो सकता है ना? तो ये हमने कर लिया। चलो एक और बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे तुम लोगों ने धूम 1 मूवी देखी होगी, जॉन अब्राहम की। ये मूवी देखी होगी तो उसी का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। नहीं तो उस मूवी के सबसे लास्ट सीन में क्या होता है कि जॉन अब्राहम बाइक बाइक के समेत ऐसे पहाड़ से नीचे की ओर गिरता है ना? देखा होगा कि बाइक के साथ ही इस पहाड़ से नीचे की ओर गिरता है मतलब ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। बस हमको पूछा है कि जब ये आदमी है ना, जब ये आदमी हवा में मूव कर रहा होगा या प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, उस टाइम पे आदमी और बाइक की जो सीट है उसके बीच प्रेसिंग फोर्स या एपिरेंट वेट कितना होगा वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि आदमी बाइक समेत पहाड़ से नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है।
बस जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा या हवा में होगा, तो हमको देखना है कि आदमी और बाइक की जो सीट है उसके बीच प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है, ठीक है? ये तो हमको बहुत अच्छे पता है, मैंने चमका कर बताया था। ये जो सॉरी, एक बार ये देख लेते हैं, इसका मोशन देख लेते हैं, ठीक है? तुम बताओ कि ये आदमी और बाइक ये पूरा सिस्टम ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ना? तो तुम बताओ कि सिस्टम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है मत तो इसकी वेलोसिटी तो कितनी भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन से हमको मतलब है, तो बस वही घिसी-पिटी कहानी। ये बताओ एक बार पहाड़ से छूट गए, है ना? बोल सकते हैं, एक बार पहाड़ से छूट गया उसके बाद ये सिस्टम बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा। बोल सकते हैं कि एक बार पहाड़ से छूट गया उसके बाद ये सिस्टम बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा। तो इस पर एक्चुअल फोर्स mg होगा, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना होगा? g नीचे की ओर। हाँ, इसमें बता रहा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि एक बार पहाड़ से छूट गया उसके बाद सिस्टम फ्रीली मूव करेगा। तो एक्चुअल फोर्स mg होगा, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g होगा। तो ध्यान रखना कि सिस्टम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा इसलिए इसकी वेलोसिटी तो भले ही कॉम्प्लिकेटेड किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा। तो बस आदमी और सीट के बीच प्रेसिंग फोर्स देखना है, तो देखते ही बताओ इस बार भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। बस शक्ल देखते ही पता चल गया कि स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। तो बस स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस बाइक के अंदर से देखते हैं, मतलब बाइक के रिस्पेक्ट में देखते हैं, है ना? ये कोई भूत-वूत नहीं है, देखने वाला ऑब्जर्वर है, ठीक है? वही। इस स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए सिंपली हम इस बाइक के अंदर से देखते हैं, मतलब बाइक के रिस्पेक्ट में देखते हैं और देखते हैं कि बाइक के रिस्पेक्ट में इस आदमी पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तुम बताओ, इस आदमी पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा और बताओ और कौन-सा फोर्स फील होगा? स्यूडो फोर्स फील होगा। तो हमको अच्छे पता है कि स्यूडो फोर्स, है ना? हमको अच्छे पता है कि स्यूडो फोर्स इस गाड़ी की वेलोसिटी से कोई लेना-देना नहीं है। स्यूडो फोर्स केवल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम गाड़ी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी वेक्टर भले ही कहीं भी हो, है ना? बोल सकते हैं इसका वेलोसिटी भले ही कहीं भी हो, लेकिन इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना, ये गाड़ी भले ही प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही हो, इसकी वेलोसिटी भले ही कहीं भी हो, लेकिन इसका एक्सेलरेशन g नीचे की ओर है। तो बस एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर फील होगा ma, तो बताओ m इंटू a इस गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है? g। बस अब आदमी और, है ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें तो इस आदमी पे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा और बताओ ये पूरी गाड़ी g एक्सेलरेशन से नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पे स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर फील होगा ma, तो m इंटू a गाड़ी का एक्सेलरेशन g। बस अब तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है। ये बताओ इस बार दबाने वाला फोर्स भी mg है और उठाने वाला फोर्स भी ma, मतलब mg है। तो साफ-साफ दिख रहा है ना? कि mg दबाने का काम करेगा और स्यूडो फोर्स उठाने का काम करेगा। तो साफ-साफ दिख रहा है। इस बार बताओ दबाने वाला फोर्स भी उतना ही और उठाने वाला फोर्स भी उतना ही है। उठाने वाला फोर्स दबाने वाले फोर्स के बराबर है। इसलिए इस बार आदमी के कारण सीट पर इफेक्टिव प्रेसिंग फोर्स 0 होगा या एपिरेंट वेट भी 0 होगा। तो बोल सकते हैं इस बार उठाने वाला फोर्स दबाने वाले फोर्स के बिल्कुल बराबर है। तो बताओ इस बार आदमी और सीट के बीच प्रेसिंग फोर्स लिमिटिंग 0 हो जाएगा, मतलब एपिरेंट वेट भी 0 हो जाएगा। तो बताओ जब तक ये जॉन अब्राहम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, हवा में मूव कर रहा है, तब तक वो बिल्कुल वेटलेस फील करेगा और उसका सीट के साथ प्रेसिंग फोर्स बिल्कुल 0 होगा। तो वो सब तुमने मूवी में देखा होगा। हम बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने स्यूडो फोर्स के क्वेश्चन कर लिए, मतलब स्यूडो फोर्स का यूज कैसे करते हो अच्छे से देख लिया। अब राइट टाइम है, तो अब हम एक बार स्यूडो फोर्स का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैंने तुमको डायरेक्ट बता दिया था कि स्यूडो फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है और स्यूडो फोर्स की वैल्यू, है ना, स्यूडो फोर्स की वैल्यू ma होती है और डायरेक्ट बताया था, लेकिन एक बार हम मूर्खों टाइप से इसको डिराइव कर लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल जनरल केस दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई गाड़ी है ना? मान लेते हैं कोई गाड़ी है, ये इधर की ओर मूव करे, इसका एक्सेलरेशन a1 वेक्टर मान लेते हैं और इधर
कोई आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इधर की ओर मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन a2 मान लेते हैं, ठीक है ना? बस हमको देखना है कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का मोशन कैसा होगा, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो बताया था मैंने कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में ना, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में तब गाड़ी को रिलेटिवली रोक देते हैं, या दूसरे शब्दों में हम गाड़ी के अंदर से बैठ करके देख रहे हैं, है तो वही कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में होता हम गाड़ी को रिलेटिव रोक देते हैं, या दूसरे शब्दों में हम गाड़ी के अंदर से बैठ करके देखते हैं, तो देखते हैं कि गाड़ी के अंदर से बैठ कर देखें तो उसके रिस्पेक्ट में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो मैंने रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने की एक किताबी ट्रिक भी बताई थी कि बताओ ए के रिस्पेक्ट में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ए के एक्सेलरेशन को उल्टा करके बी में ऐड कर देते हैं। बताया था ना? तो तुम बताओ कि A का एक्सेलरेशन A1 वेक्टर है, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस A1 वेक्टर, और उल्टा करके B में ऐड कर देंगे। तो नई बात तो नहीं बता रहा हूँ ना? ये रिलेटिव में बताया था कि A के रिस्पेक्ट में B का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए A के एक्सेलरेशन को उल्टा करके B में ऐड कर देंगे। तो बताओ इस A का एक्सेलरेशन A1 वेक्टर है, उसको उल्टा करेंगे तो माइनस A1 वेक्टर आ जाएगा, और उल्टा करके B में ऐड कर देंगे। ठीक है, पढ़ा था कि A के रिस्पेक्ट में B का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, तो बस A के एक्सेलरेशन को उल्टा करके B में ऐड कर देंगे। अब ध्यान रखना, A के एक्सेलरेशन को उल्टा करके B में ऐड कर देंगे, और ध्यान रखना कि इसी नमूने में अगर तुम मास का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो नमूना बनेगा उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। यही स्यूडो फोर्स होता है, तो ध्यान रखना कि इसकी असली डेरिवेशन ये होती है। बुक की किताबी डेरिवेशन भी बता सकता हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती की डेरिवेशन है। बाकी इसकी असली डेरिवेशन ये होती है स्यूडो फोर्स की। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में हम ये बोल सकते हैं, है ना, परफेक्ट सॉरी, बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना हो, तो उसके लिए ए के एक्सेलरेशन को उल्टा करके बी में ऐड कर देते हैं, और इसी नमूने में इस पार्टिकल बी के मास का मल्टीप्लाई कर देते, ये जो नमूना बनता है उसी को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो ये हमने स्यूडो फोर्स की डेरिवेशन भी कर ली, तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि किसी भी गाड़ी का एक्सेलरेशन a1 हो, तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर किसी और ऑब्जेक्ट पे स्यूडो फोर्स ma1 लगता है, और इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है, मतलब गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो तो उसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होता है। हाँ, ठीक है, तो यही जो चीज मैंने बताई थी उसको मैंने प्रॉपर थोड़ा अनपढ़ों के शब्दों में लिख दिया है, ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। तो बस याद रखना कि आगे स्यूडो फोर्स की डेरिवेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही कंसेप्ट कि ए गाड़ी के रिस्पेक्ट में, है ना, वही ए गाड़ी के रिस्पेक्ट में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना हो, तो उसके लिए ए के एक्सेलरेशन को उल्टा करके बी में ऐड कर देते हैं, और इसी में अगर बी पार्टिकल के मास m का मल्टीप्लाई करें, तो जो नमूना बनता है उसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि स्यूडो फोर्स का वैल्यू तो, ठीक, गाड़ी का एक्सेलरेशन a हो तो स्यूडो फोर्स का वैल्यू तो ma होता है, और माइनस मतलब उसकी डायरेक्शन गाड़ी के एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है। मतलब कोई भी गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो तो स्यूडो फोर्स ma के बराबर पीछे फील होगा, और पीछे की ओर एक्सेलरेट हो तो स्यूडो फोर्स ma के बराबर आगे की ओर फील होगा। लेकिन ध्यान रखना कि डेरिवेशन आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो बेवकूफ बनाने की बातें हैं। फिर डेरिवेशन को आगे बता दिया, बाकी आगे इस डेरिवेशन में बहुत सारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे हमको प्रैक्टिकली ध्यान रखना है ना, मैथमेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली ध्यान से ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो ये हमने सारा देख लिया। ये आगे हमको फीलिंग से ध्यान रखना है कि कभी भी कोई गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो, तो उसके रिस्पेक्ट में देखें तो ma के बराबर फोर्स पीछे की ओर फील होता है, जिसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल में बार-बार जाने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लिया, अब आगे हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे। हाँ बच्चों, देखो अभी हमने स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट भी पढ़ लिए, और मूर्खों के टाइप से मैथमेटिकल डेरिवेशन भी देख ली, लेकिन आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन को देखने की जरूरत नहीं है। आगे स्यूडो फोर्स को प्रैक्टिकली ध्यान रखना कि कभी भी कोई गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो और गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें तो ma के बराबर फोर्स पीछे की ओर फील होता है, जिसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। इसे प्रैक्टिकली ध्यान रखना। अब इसके हम कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन लेते हैं, इसको ध्यान से देखना। ये तो पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने यहाँ लिख दी है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जस्ट। इसमें हमको दे रखा है कोई गाड़ी है, उसके अंदर m मास का कोई पेंडुलम लटका हुआ है, तो ऑब्वियसली शुरू में तो पेंडुलम बिल्कुल वर्टिकली रहेगा। लेकिन अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इस गाड़ी को एक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो तुम फीलिंग से बताओ कि पूरी गाड़ी को आगे की ओर एक्सेलरेट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में पेंडुलम किधर घूम जाएगा? पीछे की ओर। और किस फोर्स के कारण? स्यूडो फोर्स के कारण। तो हमको देखना है कि जब ये पेंडुलम गाड़ी के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तब ये पेंडुलम वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा और तब इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। मैं इसको सॉल्व अगले पेज पे कर लेता हूँ, ध्यान से देखना। ये तो कोई गाड़ी है, उसमें पेंडुलम वर्टिकल लटका हुआ है। अब पूरी गाड़ी को आगे की ओर एक्सेलरेट कराएं तो फीलिंग से पता है कि आगे की ओर एक्सेलरेट कराएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में पेंडुलम पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में पेंडुलम पीछे की ओर घूम जाएगा। बस इक्विलिब्रियम में, है ना, जब गाड़ी के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तब इसका वर्टिकल से एंगल कितना होगा वो देखना है। बस स्टार्ट करते हैं। तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है ना? ये हम बोल सकते हैं कि इस बार भी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है और हमको रटा हुआ है कि कभी भी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो तो फोटो देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि हम स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। ये तो बस स्यूडो फोर्स का यूज, है ना? तो स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए वही गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ये बोलने की जरूरत नहीं कि स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए हम गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं और देखते हैं कि अंदर से देखने पर पेंडुलम पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तुम आराम से बताओ कि इस पेंडुलम पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा और बताओ और कौन सा स्यूडो फोर्स। तुम बताओ कि पूरी गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर पेंडुलम पे स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर, है ना? और कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन। तो तुम बताओ कि पेंडुलम रस्सी से लटका हुआ है तो ये रस्सी या धागा इसको खींचेगा टेंशन टी से, तो हम बोल सकते हैं कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें तो एक तो इस पर mg फोर्स फील होगा, एक आगे की ओर गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर और रस्सी खींचेगी टेंशन टी से। अब तुम आराम से बताओ कि अंदर से देखने पर पेंडुलम बिल्कुल रुका हुआ दिखेगा, है ना? हमको पता है, ये तो हमको पता है कि अंदर से देखने पर गाड़ी का एक्सेलरेशन तो नहीं दिखेगा ना, तो गाड़ी के अंदर से देखने पर पेंडुलम बिल्कुल रुका हुआ दिखेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में दिखेगा और इक्विलिब्रियम के लिए सिंपली फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि गाड़ी के अंदर से देखने पर पेंडुलम रुका हुआ दिखेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पर दिखेगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम सिंपली फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो mg और ms सीधे ऐसे ही रहने देते हैं और टेंशन T टेढ़ा है तो इसके कंपोनेंट करते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बताओ ये एंगल थीटा, तो ये भी अल्टरनेट एंगल थीटा, इसके साथ एंगल बन रहा है इससे टी का ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा, ये कंपोनेंट कर लिए। तो हमको अच्छे पता है कि गाड़ी के अंदर से देखने पर पेंडुलम रुका हुआ दिखेगा, है ना, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखने पर पेंडुलम रुका हुआ दिखेगा, इक्विलिब्रियम में दिखेगा। इसलिए कम से कम अंदर से देखने पर तो हम सिंपली फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो एक तो आगे पीछे वाले फोर्स बैलेंस करेंगे और एक ऊपर नीचे वाले फोर्स। पहले आगे पीछे वाले फोर्स बैलेंस करते हैं। तो बताओ आगे की ओर कितना है? टी साइन थीटा इक्वल टू पीछे की ओर ma और ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस करते हैं। तो ऊपर की ओर कितना है? टी कॉस थीटा इक्वल टू नीचे की ओर mg। बस पहले हमको एंगल थीटा निकालना है, टी को हटाना है, तो टी को हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों का डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तुम बताओ कि डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसल, तो इधर कितना आएगा? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। तो डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसल, तो इधर कितना बच गया? साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू आरएचएस में m से m कैंसल तो a बाय g। अब बताओ साइन थीटा अपन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इक्वल टू a बाय g। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स a बाय g। तो बस हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में पेंडुलम वर्टिकल से कितने एंगल पर सेट होगा? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स a बाय g। ठीक है, ये तो थीटा आ गया। अब सेकेंड पार्ट में हमको टेंशन पूछी है, ठीक है? बस तुम बताओ
जब सेकेंड पार्ट पे हमको टेंशन निकालना है मतलब थीटा को हटाना है, तो मैथमेटिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि कभी भी इस टाइप की इक्वेशन हो तो थीटा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। दूर की सोच के बताओ कि स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो LHS में टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, थीटा से मुक्ति मिल जाएगी। तो बस सेकेंड पार्ट पे हमको टेंशन टी निकालना है, थीटा को हटाना है, तो उसके लिए स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो बताओ स्क्वायर करेंगे तो इधर कितना आएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम ए का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी का होल स्क्वायर, और अब दोनों को ऐड कर देंगे। तो बताओ स्क्वायर करके LHS में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एम ए का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो होता LHS में टी स्क्वायर कॉमन और अंदर कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो वही किधर LHS में टी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू RHS में एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस टी स्क्वायर इतना हो गया ना, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो टेंशन m इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये पेंडुलम का वर्टिकल से एंगल भी निकाल लिया और टेंशन भी निकाल लिया। अब देखो अभी तो हमने सिस्टमेटिक तरीके से किया है, मतलब किताबी तरीके से किया है, बाकी कोई चालाक पर्सन हो तो उसको थोड़ा सा और डायरेक्ट कर सकता है। तो चलो इसी चीज को हम थोड़ा सा और डायरेक्ट करते हैं। ये तो मतलब कंसेप्ट वही है कि बताओ पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है ना, कंसेप्ट वही है कि पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। तो स्यूडो फोर्स के लिए हम गाड़ी के अंदर से देखते हैं तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अंदर से देखने पर पेंडुलम पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखना है। तो अंदर से देखने पे एक तो पेंडुलम पर ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा और दूसरा स्यूडो फोर्स। तो पूरी गाड़ी आगे की ओर एक्सलेट कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर है। और टेंशन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो अपने आप निकल जाएगी। बस तुम बताओ कि अगर गाड़ी के अंदर से देखें या गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें तो इस पर एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा और एक स्यूडो फोर्स ma फील होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देख सकते हैं ना, तो होता mg और ma दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा ना, तो बोल सकते हैं कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा। और तुम बताओ ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब रूट ऑफ ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। ये m को कॉमन लेंगे, m को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि mg और ma का रिजल्टेंट m इंटू रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, और उसका वर्टिकल से एंगल भी निकाल सकते हैं ना। तो बताओ इस रिजल्टेंट का वर्टिकल से एंगल थीटा हो, है ना, बोल सकते हैं ये रिजल्टेंट का वर्टिकल से एंगल थीटा हो तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो मतलब ma, अपन जिसके साथ एंगल बन रहा हो mg, m से m कैंसिल तो a बाई जी। तो बताओ टेन थीटा इक्वल टू a बाई जी, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स a बाई जी, है ना। तो ये टेन थीटा इक्वल ए बाई जी, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी। ये इन दोनों के रिजल्टेंट आ गया, तो बस बोल सकते हैं कि mg और ma का रिजल्टेंट m इंटू रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रिजल्टेंट का वर्टिकल से एंगल थीटा हो तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी होगा। अब तुम बताओ कि mg और ma का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, तो बताओ जब रस्सी इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगी तो इक्विलिब्रियम पे आकर के सेट हो जाएगी, है ना, बोल सकते हैं। जैसे तुम बताओ, तुम सोच के बताओ, ये बताओ ये रस्सी तो ऐसी है और रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो क्या पेंडुलम शांति से रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा, इधर की ओर घूमने लगेगा, है ना। बोल सकते हैं कि अगर रस्सी किसी और एंगल पर हो और mg और ma का रिजल्टेंट किसी और एंगल पे हो तो अभी तो रस्सी चेन से इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगी। ये बताओ रस्सी ऐसी और रिजल्टेंट फोर्स ऐसा है तो रस्सी इधर की ओर और घूमेगी, और ध्यान रखना कि रस्सी तब तक घूमेगी जब तक ये रस्सी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में ना आ जाए। और बताओ जैसे ये रस्सी
है ना? जैसे ये रस्सी या पेंडुलम रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में आ गया तो इक्विलिब्रियम पे आकर के शांत हो जाएगा। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, तो इक्विलिब्रियम में जो रस्सी है, पेंडुलम है, वो भी वर्टिकल से थीटा एंगल पर सेट हो जाएगा। है ना? तो बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स थीटा एंगल पर है, तो इक्विलिब्रियम में जो रस्सी है या पेंडुलम है, वो भी वर्टिकल से थीटा एंगल पर सेट हो जाएगी। बस रिजल्टेंट फोर्स का एंगल tan इनवर्स A बाय G है, तो इक्विलिब्रियम में जो रस्सी है या पेंडुलम है, वो भी वर्टिकल के साथ tan इनवर्स A बाय G इतने एंगल पे सेट हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया। और टेंशन देखनी है, तो ये भी कोई अनपढ़ बुद्धि से बोल सकता है कि mg और ma का रिजल्टेंट m इंटू रूट जी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो ये दोनों फोर्स मिल करके रस्सी को ओवरऑल इतने फोर्स से खींचेंगे, तो बताओ रस्सी में खिंचाव या टेंशन भी कितना जनरेट होगा, m इंटू रूट जी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बताओ, ये ज्यादा होशियारों के टाइप से किया था तब भी वही आया और इससे भी यही आया। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप दोनों टाइप से कर सकते हैं, लेकिन बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी हो तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसी स्यूडो फोर्स का एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। ये पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। तो हमको दे रखा है स्मूथ सरफेस है और उस पर थीटा एंगल वाला ऐसा कोई ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा है जिसको हम वेज बोलते हैं, या अपने सिंपल शब्दों में गाड़ी बोल सकते हैं, ठीक। वो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर थीटा एंगल का कोई वेज रखा हुआ है और उसके ऊपर एम मास का हमने एक और ब्लॉक भी रख दिया है। चलो इस वेज का मास कैपिटल एम मान लेते हैं और उसके ऊपर स्मॉल एम मास का कोई ब्लॉक रख दिया है और वेज और ब्लॉक के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। अब अगर इस ब्लॉक को छोड़ देंगे तब तो फिसलता हुआ नीचे चला जाएगा ना, है ना? इस ब्लॉक को छोड़ देंगे तो फिसलता हुआ नीचे चला जाएगा। लेकिन इस बार हम गाड़ी के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक को नीचे की ओर फिसलने से रोकना चाहते हैं, है ना भाई? इस बार हम गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को नीचे की ओर फिसलने से रोकना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक वहीं के वहीं चिपका रहे। तो उसके लिए गाड़ी को कितने एक्सेलरेशन से और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना पड़ेगा वो देखना है। सही है ना? स्टार्ट करते हैं। ये तो वेज के ऊपर ब्लॉक रखा है, छोड़ेंगे तो ब्लॉक नीचे की ओर फिसल सकता है ना। लेकिन हम इस बार गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को फिसलने से रोकना चाहते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में हम चाहते हैं कि ब्लॉक वहीं की वहीं चिपका रहे। तो सोच के बताओ कि ब्लॉक को फिसलने से रोकना चाहते हैं तो उसके लिए इस पूरी गाड़ी को ऐसे राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराना होगा या लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना? फीलिंग से बताओ। फिसलने से रोकने के लिए, चिपका रखने के लिए पूरी गाड़ी को राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराना होगा या लेफ्ट डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ना? फीलिंग से सोच सकते हैं कि बताओ अगर गाड़ी को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया तो उसके रिस्पेक्ट में इस पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा और इस स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इसको फिसलने से रोक सकता है। तो चलो मान लेते हैं, है ना? मान लेते हैं कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को फिसलने से रोकने के लिए इस पूरी गाड़ी को ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हैं और चलो ए एक्सेलरेशन से, ये तो मान लेते हैं कि फिसलने से रोकने के लिए इस पूरी गाड़ी को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हैं और मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा रहे हैं। बस फिसलने से रोकने के लिए वेज के एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए वो देखना है। बस शक्ल देखते ही बताओ, इस बार भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, फिर हमको रटा हुआ है कि कभी भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो तो उस केस में हम स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे, ठीक है ना? तो हमको पता है कि स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए सिंपली हम गाड़ी के अंदर से देखते हैं। अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तो हमको पता है कि स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए सिंपली हम इस गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं और देखते हैं कि अंदर से देखने पर इस ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तो तुम बताओ कि अंदर से देखने पर इस ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और बताओ और कौन-सा? स्यूडो फोर्स। तो तुम बताओ कि पूरी पूरी गाड़ी को ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स राइट डायरेक्शन में फील होगा ma के बराबर, है ना? और एक और फोर्स लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन, है ना? वही ब्लॉक
इस गाड़ी की सरफेस को धक्का देगा तो गाड़ी की सरफेस ब्लॉक को भी धक्का देगी। ये नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसे चिरकुट क्वेश्चन में उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप निकल जाएगा। तो बस कह सकते हैं कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें तो ब्लॉक पर मेनली फोर्स कौन-कौन से फील होंगे? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg, और पूरी गाड़ी को आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर। अब चलो तुम देखते ही बताओ कि इस बार क्या है, दोनों फोर्स पूरे स्लाइड कराएंगे या इनका एक कंपोनेंट ही स्लाइड कराएगा? इनका एक कंपोनेंट ही स्लाइड कराएगा, है ना? देख सकते हैं ये फोर्स पूरे स्लाइड नहीं कराएंगे, इनका एक कंपोनेंट ही स्लाइड कराएगा। तो इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, तो बस mg के भी कंपोनेंट करते हैं, एक तो इंक्लाइन के अलोंग और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, और स्यूडो फोर्स ma के भी कंपोनेंट करते हैं इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। बताओ ना, इंक्लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट है वही तो स्लाइड कराएगा। तो इस बार कंपोनेंट करेंगे, mg के भी कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर, और स्यूडो फोर्स ma के भी कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर। mg के कंपोनेंट तो हमको डायरेक्ट याद है, ठीक है, कि mg का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है mg cos थीटा। तो mg के कंपोनेंट को डायरेक्ट याद है। अब स्यूडो फोर्स ma के कंपोनेंट करने हैं, तो तुम बताओ ये एंगल थीटा है तो ये भी सिमिलर एंगल थीटा, इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे ma का ये कंपो है ना, बोल सकते हैं ma है, और इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे ma का ये कंपोनेंट ma cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, मतलब ये कंपोनेंट ma sin थीटा। ठीक है, तो बस अब तुम साफ-साफ देख सकते हो। ये बताओ, इसमें mg cos थीटा और ma sin थीटा, ये कंपोनेंट तो सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, तो ये स्लाइड नहीं करेंगे, तो दबाने का काम करेंगे। ठीक है, और तुम देख सकते हो कि mg cos थीटा भी दबाएगा और ma sin थीटा भी दबाएगा। तो ये जो ब्लॉक है, वो इस वेज की सरफेस को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएगा? mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक और वेज के बीच प्रेसिंग फोर्स, है ना, ब्लॉक और वेज के बीच प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। ये तो मैंने बताया था कि ऐसे चिरकुट क्वेश्चन में प्रेसिंग फोर्स अपने आप निकल जाता है। हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, दबाने का काम करेंगे। तो ब्लॉक वेज को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएगा? mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। बाकी ये स्लाइड नहीं कराएंगे, ठीक ना? बाकी हम बोल सकते हैं कि जो mg sin थीटा और ma cos थीटा, ये दोनों कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है, तो ये दोनों स्लाइड कराएंगे। और कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि ये कंपोनेंट थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ऊपर की ओर फिसलने लगेगा, और ये कंपोनेंट थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में नीचे की ओर स्लाइड करने लगेगा। बताओ, गाड़ी के रिस्पेक्ट में स्लाइड करने से रोकना है तो उसके लिए दोनों कंपोनेंट बिल्कुल कैंसल होने चाहिए, मतलब एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। तो लिख देता हूं, टू प्रिवेंट स्लाइडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ये तो हम बोल सकते हैं कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसलने से रोकने के लिए ये दोनों कंपोनेंट एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। तो इधर की ओर कितना है बताओ? ma cos थीटा, और इधर की ओर mg sin थीटा, दोनों एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। m से m कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना। ये cos थीटा को उधर ट्रांसफर करो, उधर ट्रांसफर करोगे तो a इक्वल टू g इंटू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा को टेन थीटा बोल सकते हैं, तो a इक्वल टू जी टेन थीटा। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान में भी रख सकते हो कि ब्लॉक को फिसलने से रोकना है तो उसके लिए इस गाड़ी को इधर की ओर एक्सेलरेट करना होगा, और फिसलने से रोकने के लिए इस गाड़ी को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना होगा? जी टेन थीटा, इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना होगा। अब हमको कई बार पूछता है कि ये तो हमने निकाल लिया कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसलने से रोकना हो तो उसके लिए गाड़ी को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराना होगा, और कितने एक्सेलरेशन से? एग्जैक्टली जी टेन थीटा, इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराना होगा। ये तो देख लिया, लेकिन अब हमको देखना है कि इस बार ब्लॉक और वेज के बीच प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। तो ये भी हम लॉजिकली देख चुके हैं कि इसमें mg cos थीटा और ma sin थीटा, ये दोनों कंपाउंड सरफेस के परपेंडिकुलर हैं तो दबाने का काम करेंगे। तो ब्लॉक इस वेज की सरफेस को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएगा? mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा।
तो ब्लॉक और वेज की सरफेस के बीच प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा प्लस ms sin थीटा होगा। इसमें a की वैल्यू रख सकते हो ना, है ना, a की वैल्यू रख सकते हैं। ये तो हमको पता है कि फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी का एक्सेलरेशन है a कितना होना चाहिए, g tan थीटा, है ना, देख चुके हैं कि फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी का एक्सेलरेशन a कितना होना चाहिए, g tan थीटा, या इसको क्या लिख सकते हैं g, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपन cos थीटा ये लिख सकते हैं। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तब पहली टर्म तो mg cos थीटा और दूसरी टर्म m इंटू a है g sin थीटा अपन cos थीटा इंटू sin थीटा। तो इन दोनों में mg कॉमन आएगा, mg को कॉमन लेंगे तो इधर तो बचेगा cos थीटा प्लस इधर कितना बचेगा, sin थीटा इंटू sin थीटा, मतलब sin स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा ये बचेगा। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो प्रेसिंग फोर्स कितना हो गया, mg तो कॉमन, और बताओ इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा एलसीएम आएगा। cos थीटा को एलसीएम लोगे तो इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फिर हमको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो बताओ इस बार इस ब्लॉक और वेज की सरफेस के बीच प्रेसिंग फोर्स कितना हो जाएगा, है ना, ब्लॉक और वेज की सरफेस के बीच प्रेसिंग फोर्स कितना हो जाएगा, mg ओपन cos थीटा, ठीक है ना। ये इसको दूसरे शब्दों में mg sec थीटा भी लिख सकते हैं। ये तो उसको इंक्लाइन वाले रिजल्ट से कंपेयर भी कर सकते हैं। बताओ इंक्लाइन अगर फिक्स होता और ब्लॉक स्मूथली फिसल रहा होता तब तो प्रेसिंग फोर्स mg इंटू cos थीटा होता था, लेकिन इस केस में जब ब्लॉक को फिसलने से रोकना है, गाड़ी को a tan थीटा के एक्सेलरेशन से दौड़ा रहे हैं, तो इस बार ब्लॉक और वेज के बीच प्रेसिंग फोर्स mg इंटू cos थीटा की जगह mg अपन cos थीटा आ जाएगा। एक और कई बार चीज पूछता है कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को फिसलने से रोकना है, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, है ना, अगले पेज पे बनाता हूँ ताकि ज्यादा उलझ नहीं जाए, है ना। वेज का मास कैपिटल एम और इसका स्मॉल एम था, और अभी देख चुके थे कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को फिसलने से रोकना है तो उसके लिए इस ब्लॉक को इधर की ओर एक्सलेट करना होगा, और कितने एक्सेलरेशन से, जी tan थीटा। अब कई बार पूछता है कि इस गाड़ी में इतना एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए इस गाड़ी पे इधर की ओर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, वो पूछता है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में इतना एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए इस गाड़ी पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, m टोटल इंटू a। तो बता एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, m टोटल इस पूरे सिस्टम का मास m प्लस स्मॉल m इंटू a की जगह g tan थीटा। तो ये सब तुम इजीली कर सकते हो। हाँ बच्चों, स्यूडो फोर्स का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको भी देख लेना। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि थीटा एंगल वाली कोई वेज है, स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी हुई है और उसके ऊपर स्मॉल एम मास का कोई ब्लॉक भी है। तब हमको पता है कि नॉर्मली तो ये जो, है ना, हमको पता है कि यूजुअली तो ये जो ब्लॉक है वो वेज की सरफेस को दबाता है ना, पता है यूजुअली तो जो ब्लॉक है वो वेज की सरफेस को दबाता है। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि ब्लॉक और वेज की सरफेस के बीच प्रेसिंग फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब जो ब्लॉक है वो वेज की सरफेस के साथ कांटेक्ट पूरा लूज हो जाए। एंड इस बार हम ये चाहते हैं कि दोनों के बीच प्रेसिंग फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब जो ब्लॉक है वो वेज से अलग हो जाए, कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाए। तो उसके लिए वेज को किस डायरेक्शन में और मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराना होगा वो देखने स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन यही कर देता हूँ। ये तो वही थीटा एंगल का कोई वेज है, उसके ऊपर एम मास का ब्लॉक रखा है। इस बार हम चाहते हैं कि दोनों के बीच प्रेसिंग फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाए, या ब्लॉक और वेज के बीच कांटेक्ट खत्म हो जाए। तुम बताओ कि ब्लॉक और वेज के बीच कांटेक्ट खत्म हो जाए, उसके लिए इस गाड़ी को ऐसे राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराना होगा या लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना, सोच के बताओ। इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, है ना। एकदम लॉजिकली सोच सकते हैं, हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि बताओ इस पूरी गाड़ी को अगर ऐसे राइट डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कराया तो उसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा, और स्यूडो फोर्स का अगर ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो mg cos थीटा से भी ज्यादा हो गया तो कांटेक्ट खत्म हो सकता है। तो यही सोचते हुए मान लेते हैं,
है ना? यही सोचते हुए मान लेते हैं कि कांटेक्ट खत्म करने के लिए इस गाड़ी को आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, तो कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराएँ ताकि दोनों के बीच कांटेक्ट खत्म हो जाए वो देखना है। तो मान लेते हैं कि इसको ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा रहे हैं। बस अब तुम देखते ही बता सकते हो कि इस बार भी पूरी-पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है और हमको रटा हुआ है कि कभी भी पूरी-पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो तो इसका यूज़ करेंगे स्यूडो फोर्स का। ये तो हमको पता है कि स्यूडो फोर्स के लिए सिंपली हम गाड़ी के अंदर से देखते हैं, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखते हैं और अंदर से देखते हैं पर ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तो बताओ अंदर से देखने पर ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे? एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg और दूसरा और कौन-सा स्यूडो फोर्स। बताओ पूरी गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर और एक नॉनसेंस फोर्स है नॉर्मल डायरेक्शन। तो हमको पता है कि ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन में उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकल जाता है। तो ये दोनों फोर्सेस देख लिए, एक तो mg और एक आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर। अब तुम बताओ इस बार दोनों फोर्स पूरे दबाने का काम नहीं कर रहे, इनका एक कंपोनेंट ही दबा रहा है। बस इस बार इनके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो mg के भी कंपोनेंट करते हैं इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर और स्यूडो फोर्स ma के भी कंपोनेंट करते हैं इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर। mg के कंपोनेंट तो हमको डायरेक्ट याद ही है कि mg का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट mg sin थीटा और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा। ma के कंपोनेंट करने हैं हमको। तो तुम बताओ कि ये एंगल थीटा है तो ये भी अल्टरनेटिव एंगल थीटा होगा, ना चौथी पांचवी में पढ़ा होगा कि ये एंगल थीटा है तो ये भी अल्टरनेटिव एंगल थीटा होगा। तो ये फोर्स ma है और इसके साथ एंगल बन रहा है इससे कंपोनेंट, है ना? इसके साथ एंगल बन रहा है इससे कंपोनेंट ma cos थीटा और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब ये कंपोनेंट ma sin थीटा। तो ऐसे कंपोनेंट कर लिए तो बस। अब तो कोई छोटा बच्चा भी देख सकता है ना? कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि इसमें mg cos थीटा परपेंडिकुलरली नीचे की ओर है तो सरफेस को दबाने का काम करेगा और ma sin थीटा परपेंडिकुलरली ऊपर की ओर है मतलब ब्लॉक को उठाने का काम करेगा। दिख रहा है ना? mg cos थीटा नीचे की ओर है तो सरफेस को दबाने का काम और ma sin थीटा ऊपर की ओर है मतलब ब्लॉक को ऊपर उठाने का काम करेगा। बस इस बार हम चाहते हैं कि दोनों के बीच कांटेक्ट खत्म हो जाए, मतलब ब्लॉक इस वेज से अलग हो जाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ये उठाने वाला फोर्स दबाने वाले फोर्स से ज्यादा होना चाहिए या लिमिटिंग केस में बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि टू लूज द कांटेक्ट, या तो बोल सकते हैं कांटेक्ट लूज होने के लिए ये उठाने वाला फोर्स दबाने वाले फोर्स से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो बताओ उठाने वाला फोर्स तो कितना है? ma sin थीटा, ये ज्यादा होना चाहिए मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू दबाने वाला फोर्स कितना है? mg cos थीटा। ये m से m कैंसिल हो गया, sin थीटा को उधर ट्रांसफर करोगे तो a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? g और ये sin थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो cos थीटा अपन sin थीटा और cos थीटा अपन sin थीटा को क्या बोल सकते हैं? cot थीटा। तो a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g cot थीटा। ये क्या होगा? a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g cot थीटा, ये हो गया। ठीक है? बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इन दोनों के कांटेक्ट खत्म हो जाए उसके लिए इस गाड़ी को आगे की ओर एक्सेलरेट कराना होगा और कांटेक्ट खत्म करने के लिए गाड़ी का आगे की ओर जो एक्सेलरेशन है वो g cot थीटा या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो कांटेक्ट लूज कराने के लिए गाड़ी का मिनिमम एक्सेलरेशन g cot थीटा तो होना ही चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो तो और अच्छा है और आसानी से कांटेक्ट लूज हो जाएगा। ठीक है? तो बस कांटेक्ट लूज करने के लिए गाड़ी को आगे की ओर एक्सेलरेट कराना होगा और गाड़ी का एक्सेलरेशन g cot थीटा है उससे ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम एक्सेलरेशन g cot थीटा तो होना ही चाहिए। ठीक है? तो इस रिजल्ट को थोड़ा सा कंपैरेटिव ध्यान रखना। ये तो याद रखना कि अगर फिसलने से रोकना है तो उसके लिए तो गाड़ी को इधर की ओर एक्सेलरेट कराना होगा जी tan थीटा के एक्सेलरेशन से और अगर कांटेक्ट खत्म करना है तो उसके लिए गाड़ी को इधर की ओर एक्सेलरेट कराना होगा और तब इसका मिनिमम एक्सेलरेशन जी tan थीटा नहीं जी cot थीटा होना चाहिए। ठीक? अब एक और चीज तुम देख सकते हो,
है ना? तुम एक और चीज़ देख सकते हो, बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन g cot थीटा है उससे ज़्यादा हुआ, तो उठाने वाला फ़ोर्स दबाने वाले फ़ोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इस ब्लॉक का वेज से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। ये मैं अगले पेज पे बताया था उन्हें, हाँ, बोल सकते हैं। तो बताओ, अगर उठाने वाला फ़ोर्स दबाने वाले फ़ोर्स से ज़्यादा हुआ, तो बताओ ब्लॉक का वेज से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। और तुम बताओ कि ब्लॉक का वेज से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, मतलब अब ये जो ब्लॉक है वो फ्रीली मूव करेगा। बोल सकते हैं ना कि ब्लॉक का वेज से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, तो उसके बाद तो बताओ ब्लॉक फ्री फॉल करेगा। मतलब अब इस पर एक्चुअल फोर्स केवल mg, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन केवल g होगा, तब ये ब्लॉक g के एक्सेलरेशन से फ्री फॉल करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन g cot थीटा से ज्यादा हुआ, तो उठाने वाला फोर्स दबाने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। मतलब अब ब्लॉक का वेज से कांटेक्ट खत्म हो गया, कांटेक्ट खत्म हो गया तब ब्लॉक फ्री फॉल करेगा। बस इस पर एक्चुअल फोर्स mg, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन केवल g होगा, मतलब ब्लॉक g के एक्सेलरेशन से बिल्कुल फ्री फॉल करेगा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को 2 शब्दों में दिया जाता है। कई बार तो ऐसा पूछा जाता है कि ब्लॉक का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो, ताकि ब्लॉक और वेज के बीच कांटेक्ट खत्म हो जाए। या कई बार ऐसा लिखा होता है कि ब्लॉक का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो, सॉरी, वेज का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो, ताकि रखा हुआ ब्लॉक फ्री फॉल करे। तो हम कह सकते हैं कि फ्री फॉल करने के लिए कांटेक्ट खत्म होना चाहिए, और उसके लिए एक्सेलरेशन g cot थीटा है उससे ज्यादा होना चाहिए। दोनों का मतलब सेम ही है। कर लोगे ना? अब देखो, इस ये जो चीज हमने समझी ना, कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि इस बार इसका एक्सेल है ना, कांटेक्ट खत्म होने के बाद इसका एक्सेलरेशन अ, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हमको एक्चुअल एक्सेलरेशन देखना है। तो हमको पता है कि एक बार कांटेक्ट खत्म हो गया उसके बाद ब्लॉक फ्रीली नीचे गिरेगा। एक्चुअल फोर्स mg, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g, तो g के एक्सेलरेशन से फ्री फॉल करेगा। अब ध्यान रखना, ये जो सिचुएशन है उसको हमने मैथमेटिकली या टेक्निकली देख लिया, लेकिन इसको थोड़ा-सा छोटे बच्चों की लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। तो देखो, तुमने टॉम एंड जेरी के कार्टून देखे होंगे, तो तुमने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं कोई आदमी इस कुर्सी पे बैठना चाहता है ना? कोई आदमी इस कुर्सी पे बैठना चाहता है, लेकिन अगर बैठ है ना? जैसे ही आदमी इस कुर्सी पे बैठने वाला हो, तुरंत कोई कुर्सी इधर की ओर खींच दे तो बेचारा आदमी फ्री फॉल करेगा, नीचे गिर जाएगा। है ना? सभी को पता है कि जैसे आदमी बैठने वाला हो, वैसे अगर कोई चेयर को इधर की ओर खींच ले तो बेचारा आदमी नीचे गिर जाएगा, तो फ्री फॉल करेगा। तो ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में भी वही सिचुएशन है कि बताओ, ये ब्लॉक तो इस वेज पे बैठना चाहता है, लेकिन किसी ने फोर्सफुली इस वेज को आगे की ओर खींच लिया, तो बताओ इसको आगे की ओर खींच लेंगे तो बेचारा ब्लॉक फ्री फॉल करेगा। तो ध्यान रखना कि ये वाली सिचुएशन कुर्सी को खींचने वाली सिचुएशन के ही सिमिलर है। ये कोई इमेजिनेशन से सोच सकता है। बस ये स्यूडो फोर्स वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, तो न्यूटन्स लॉ टोटली कंप्लीट है। बस अब इसको पढ़ करके इसके सारे क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो।